चलो ओपन कर लिया ना। प्लीज अलर्ट रहना। मैं एक बार पहले आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि इसको आपको पढ़ने वाला जो टॉपिक है इसमें आपको काम का चीज है, तो मैं बता देता हूं अपने तरफ से ताकि ये थीम आप पढ़ लेना। हम लोग शुरुआत से फिर जैसे चल रहे हैं उस रिदम से चलेंगे। 1A 1 2 हम लोग खत्म कर लिए, बैंक पढ़ा रहे हैं, फिर बैंक के बाद बैड लोन और फिर उसके बाद सरफाइसी एक्ट वगैरह वो चलता रहेगा। हमें इसलिए आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये छोड़ा हुआ है, आप पहले से पढ़ के रख लो, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए जितना मैं अभी इकोनॉमिक्स पढ़ा चुका हूँ थीम 1 थीम 2 उतना काफी है। और अगर वो नहीं भी पढ़े हो तब भी ये पॉपुलेशन समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा कि जनसंख्या समझने के लिए कौन ऑर्गेनाइजेशन कराता है, फिर कितने सालों में होता है, ये सब समझने के लिए आपको किसी चीज का जरूरत नहीं है। तो एकदम फ्रेश है। मेरी बात समझ में आ रही? जोर से बोलो ना, अलर्ट रहना। तो इसीलिए ये जो थीम है इसका कंटेंट खाली देखना, मैं कंटेंट सिर्फ बता रहा हूं, और कंटेंट के अंदर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा लगे कि इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है, कोई टर्म का जरूरत है, कुछ नहीं। पॉपुलेशन सेंसस है, इसके अंदर बस डिपार्टमेंट थोड़ा सा याद रखना है। मैं बस एक बार ओवरव्यू करा रहा हूं, ओवरव्यू कराने के बाद उसके बाद मैं इस चीज को ऐसे ही छोड़ दूंगा कंप्लीट। समझ में आ रहा है? तो ओवरव्यू इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भैया अपने से पढ़ना है और अपने से पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा फैमिली प्लानिंग, चाहे नॉर्थ ईस्ट पॉपुलेशन की बात की गई है, नॉर्थ ईस्ट पॉपुलेशन में जैसे नियम लगाया गया कि अब 2 से 3 किड्स ही रह सकते हैं। फिर कुछ जगहों पे ऐसा भी नियम लगाया गया कि पॉपुलेशन बढ़ाना है, तो कुछ वैसा चीज जो करंट अफेयर से अपडेटेड है, इसमें आपको करंट अफेयर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें बहुत करंट अफेयर कवर अप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको ये पूरा का पूरा देख लेना है। उसके बाद है डेमोग्राफिक इंडिकेटर। डेमोग्राफिक इंडिकेटर का सिंपल मीनिंग होता है कि कितना सारा लोग एक जगह से दूसरी जगह गया है, कितना सारा लोग है, क्या कर रहा है, खेती ज्यादा कर रहा है कि उसके बाद फैक्ट्री वाला काम कर रहा है कि आईटी सेक्टर में कि सर्विस सेक्टर में, ये सारा काम आपको देख लेना है। क्लियर है? उसके बाद आपका नेक्स्ट है, उसके बाद डेमोग्राफिक इंडिकेटर के अलावा 500 जात की रिपोर्ट दिख रहा है? देख भी रहे हो, कैसे सुन रहे हो? तो सर पेज नंबर 1010 ये वाला 500 जात की रिपोर्ट दिख रहा है कहीं पे? तो 500 जात की रिपोर्ट में सिंपल ये बोला गया क्या कि भैया इतना सारा रिपोर्ट है, उसमें से आपको कुछ रिपोर्ट्स याद रख लेना है। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा हुआ है, सारा कुछ है इधर, आपको बस ये रिपोर्ट एक बार खंगा लेना है। अब इसके आगे आते हैं नेक्स्ट, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, उसके बाद ईयर बुक, ये वाला जो है, जैसे मैंने अभी बोला कि टॉपिक क्या मानने हैं, तो सबसे पहला टॉपिक आप अपने कॉपी में लिखिएगा जो आपको पढ़ना है, वो है सबसे फर्स्ट HRD हेल्थ वाला। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है शुरुआत में, HRD हेल्थ। दूसरा टॉपिक आयुष मंत्रालय। मैंने जिनको पॉलिटी पढ़ाया हुआ है उनको आयुष मंत्रालय पढ़ाया हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी आयुष मंत्रालय आप पढ़ लीजिएगा। आयुष का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आयुर्वेदा, योगा, ये सब यूनानी, ठीक है ना, ये होम्योपैथी और सारा कुछ ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आयुष, आयुष में क्या फुल फॉर्म सीधा लिखा हुआ है। आयुष में क्या है आपको जो फुल फॉर्म, योगा, आयुष मतलब क्या, पहले ए फॉर क्या हो गया आयुर्वेदिक, वाई फॉर योगा, फिर उसके बाद यू फॉर यूनानी, फिर एस फॉर सिद्धा, और उसके बाद एच फॉर जो है आपका होम्योपैथी हो गया। तो आयुष मंत्रालय का पूरा डिटेल आपके पास है। क्या समझ पा रहे हैं? बस ये आपको देख लेना है, देख ही लेना है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आयुष मंत्रालय के बाद जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे भारतीय जन औषधि परियोजना, क्योंकि आजकल ये बड़ा पॉपुलर चल रहा है। आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे जगह पे आयुर्वेदिक छोटा छोटा सेंटर खुला है, जहां पे दवाई भी बहुत फ्री में मुफ्त में मिल रहा है या बहुत सस्ता मिल रहा है। तो इसलिए हाँ, इसलिए आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अब। तो पीएम जो है भारतीय जन औषधि परियोजना, ये आपको टोटली जो है नेशनल का हेल्थ मिशन है, इसमें कोई स्टेट का कुछ नहीं है। तो उसमें आपको चीप मेडिसिन, सस्ता मेडिसिन और लगभग फ्री मेडिसिन मिलेगा, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो ये एक दिमाग में रख लेना है। क्या कहेगा? हाँ, जेनरिक दवा ही, जनरली उसी पे ज्यादा फोकस किया गया है, तो उस तरह से। अब एक क्वेश्चन ना हर साल पूछता है जो मदर हेल्थ से रिलेटेड। मैंने हालांकि करंट अफेयर जब पढ़ा रहा था आपको, उसमें भी मैंने मदर्स के बारे में रिपोर्ट बताया था आप लोगों को, क्या कितने प्रेग्नेंट मदर जिंदा है, कितना मर रहे हैं, कितना क्या सिचुएशन चल रहा है, तो कुछ वैसे पढ़ाया था मैंने ये सभी को। तो मदर्स हेल्थ की जो बात है उसमें एक हमेशा पूछता है पीएम मातृ वंदना योजना, और ये हमेशा अमित शाह और वो लोग बोलते रहते हैं। 5,000 रुपए जो है मिलता है फर्स्ट चाइल्ड प्लस 1,000 फ्रॉम अदर स्कीम्स। तो जो कोई महिला जो गरीब है और उसका अगर कोई प्रेगनेंसी और पहला चाइल्ड होने वाला है तो उसको 5,000 गवर्नमेंट देती है उस स्कीम के तहत। तो पीएम मातृ वंदना योजना तो जरूर पढ़ लेना, मेंस में अलग से इसका आता भी है और आपको ये काम करके रख भी लेना है। तो ये आप नारी सशक्तिकरण के पॉइंट में भी लिख सकते हो, सोशल सामाजिक वाले न्याय और सामाजिक जो सुधारने वाली स्थिति में भी लिख सकते हो। तो ये पॉइंट लिख लेना, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा वैक्सीनेशन आप छोड़ सकते हैं, वैक्सीनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिशन इंद्रधनुष है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन के तहत ही है।
ये 2014 से ही है, तो इसके बारे में कर लेना, क्योंकि कभी कभी आ जाता है, तो मिशन इंद्रधनुष लिख लेना। पढ़ना सभी है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा काट छाट रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, मैं भी पढ़ाऊंगा ही, नेशनल हेल्थ मिशन। ये बहुत बार भी हम लोग का जिक्र भी बहुत बार हो चुका है, तो नेशनल हेल्थ मिशन आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि इसके तहत देखो कमाल का बात जानते हो इसका क्या है? कमाल का बात ये है कि लगभग सारा कुछ कवर अप हो जाएगा नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। जो भी बीमारियां हैं यहाँ पे, जो भी आपका ट्यूबरक्लोसिस, HIV, ये एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, इन सब का क्या स्टेटस है, इंडिया में क्या है, किस तरह से लोग कितना मर रहे हैं, क्या है, तो सारा डेटा आपके लिए बड़ा काम का है, तो ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा का पूरा रीड कर लेना है। इसमें एक है सांस कहीं होगा, सांस इनिशिएटिव फॉर निमोनिया, ये बड़ा अभी चला है, SAANS। तो ये आपको ना थोड़ा डिटेलिंग में देख लेना है, क्योंकि निमोनिया भी शायद ठीक ठाक समस्या है, उसको हल्के में ले जाता है, लेकिन अगर निमोनिया ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गया तो फिर मतलब बीमारी तो कोई भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन निमोनिया को करने के लिए सांस इनिशिएटिव बड़े काम का है, जो बार बार पूछता रहता है, ठीक है जी। एक मलेरिया फ्री कंट्री भी स्कीम लगाया गया था कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। अब जैसे दो डिजीज आप पढ़ते हैं, कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल, ये पढ़े होंगे आप पहले से ही, ठीक है, बेसिक चीजें जो है इसका, फिर भी एक बार अपना देख लेंगे, तो ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट उसके बाद, ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए बता रहा हूं, फिर हम अपने पे आएंगे। उसके बाद एक इसमें है बारबेल स्ट्रैटेजी, ये आपको समझ में आ जाए तो ठीक है ना, अन्यथा ये तो मैं बहुत अच्छे से ही पढ़ाऊंगा। बारबेल स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद आयुष्मान भारत, ये तो भैया नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन 15 अगस्त 2020, ये तो इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो, तो ये आपको एक बार देख लेना है। अब इसको पढ़ने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए रॉकेट साइंस या टर्म, जितना पढ़ा चुका हूं उतना ही टर्म चाहिए आपको। उसके बाद एक जो सबसे जरूरी है वो है आपका HRD में ही हेल्थ, हंगर, मैल न्यूट्रिशन एंड, ये जो आपका सिक्योरिटी वाला होगा, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से डेटा आपको बहुत बार पूछता है। ये सब जो है ना, देखो अंत्योदय, अन्न योजना, ये सब आप इकोनॉमिक्स 10th में भी 9th में भी पढ़े हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो, समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहता है, तो इसलिए इसमें बेसिक से लेकर सारा कुछ दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लेना। इसको पढ़ने के लिए बहुत कुछ आपको जरूरी नहीं चाहिए। उसके बाद अनीमिया मुक्त भारत, ये पोषण को खत्म, मतलब जो माल न्यूट्रिशन है उसके खत्म करने के लिए ये काम किया गया है। तो लॉजिक ये है कि 6A में जो पढ़ना है, आप खुद सोच के बताओ, क्या इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस चाहिए या आसानी से पढ़ा जा सकता है? पढ़ा जा सकता है। तो ये आपको 6A जो है पढ़ लेना है, होमवर्क में उसी कॉपी में लिख लेना, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ 6A को पढ़ना है। बाकी हम यहां तक जब पहुंचेंगे, अगर हम नहीं भी पहुंचेंगे तो हम आश्वस्त रहेंगे कि काम हो जाएगा, ये आपको करना है। बाकी हम जिस रिदम से चल रहे हैं उस रिदम से चलेंगे ही चलेंगे, बात खत्म, ठीक है। फिर बीच में जब वो खत्म हो जाएगा हमारा थीम 3-4 तक, तो इसको एक दिन बैठेंगे और एक दिन में सारा जो है, आप पढ़े रहिएगा तो लपेटा जाएगा, नहीं पढ़े रहिएगा तो अभी मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये आपके पढ़ने के लिए ज्यादा है, ठीक है। इसमें आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा पढ़ने में। अब आते हैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो है 6B। PDF भेजा था ना, रखे रहिएगा। 6B सेम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे HRD में हम लोगों ने वहां पॉवर्टी हेल्थ की बात करी थी, यहाँ पे एजुकेशन का बात कर रहे हैं, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, HRD एजुकेशन। और इसमें बहुत सारा रेशियो का क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने GR आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाया था, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मैंने भी पढ़ाया था कि कोरोना के समय एडमिशन बढ़ा था कि घटा था, ये मैंने पूरा कराया था आपको करंट अफेयर के अंदर। तो ये आपको पढ़ना है। इसमें भी जो आपका टीचर टू स्टूडेंट रेशियो और कितने सारे जो है NCERT का फुल फॉर्म, CBSE का फुल फॉर्म, और ये सारा कुछ आपको जो है, अभी एक इग्नू ने डेटा पब्लिश किया है जिसमें इग्नू ने बताया है कि उसमें सबसे ज्यादा एडमिशंस हुए हैं। जो इग्नू का एडमिशंस है वो पिछले सालों और उसके बाद बहुत ही ज्यादा एडमिशंस हुआ है, मतलब 1 गुना 2 गुना नहीं, बल्कि उससे लगभग 3 गुना 4 गुना जो एडमिशंस बढ़ गया है। तो ये बहुत अच्छा चीज है, इसलिए भी क्योंकि इग्नू के तहत बहुत लोगों को दिमाग में रहता था कि क्या है क्या नहीं है। अभी इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्ल्ड मतलब सेंटर बन गया है जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, और उसका कोर्स भी अब धीरे धीरे टफ होता चला जाएगा। तो अब इतनी आसानी से आप एडमिशन ले भी नहीं पाएंगे इग्नू में, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण है, जैसे MBA में पहले लोग एडमिशन ले लेता था इग्नू से, कहीं और खा रहा है, कहीं और MBA कर रहा है। अब उसमें ऐसा नहीं है, अब उसमें ऐसा है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई करिएगा तभी एडमिशन होगा।
अन्यथा नहीं होगा। तो मतलब उस तरीके का काम नहीं है। तो ये बहुत अच्छा चीज है कि जो है डिस्टेंस लर्निंग काम चल रहा है। इसमें दो चीज से होता है कि एक तो लोग पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं और दूसरा साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं, क्योंकि इग्नू बना ही इसलिए था बेस्ट लोगों के लिए, जो अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं और जो अपना काम भी कर रहे हैं, काम के साथ साथ अपना डिग्री भी ले पा रहे हैं। तो अच्छा चीज है ये होना। अगर ये दिखा रहा दर्शा रहा तो मतलब लोग के प्रति एजुकेशन का सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब स्कूल ड्रॉप आउट का रेशियो, ये सब आपको पढ़ लेना है इसमें, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट, नई शिक्षा नीति के तहत इसमें पूरा अपडेटेड है करंट अफेयर वाला। ये जो नोट्स है, अब चूंकि शिक्षा नीति पे क्वेश्चन आना ही आना है, मैंने करंट अफेयर में भी 4+3 जो आपको कराया था वहां पे भी वो कराया हुआ था, यहाँ पे भी है। तो आपको नई शिक्षा नीति पॉलिसी का पूरा A to Z ये देख लेना है। अभी मैं क्या बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि सर ये जो एक पीएम श्री योजना है, कहीं मिलेगा ये स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 का है और 2022 का है, अपडेटेड है, तो आपको क्वेश्चन मिलता ही जाएगा यहां से। तो आपको ये भी पढ़ लेना है। मैं इसको हालांकि सारा का सारा बताऊंगा, लेकिन आपको पढ़ लेना है। पहले पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा प्रीलिम्स वाला, नहीं तो फंसिएगा। मैंने पॉलिटी जिनको पढ़ाया उसमें मदरसा के बारे में मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ाया है। मैंने उसमें आपको ये भी पढ़ाया है कि किस ढंग से कैसे एडमिशन होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या प्रावधान है, फिर फलना डिगाना स्टेट कितना % शेयर कर सकता है, ये सब कुछ आपको एक बार देख लेना है। रैंकिंग आप छोड़ सकते हैं। ये जो दिखा रहा हूं मैं, इसके पीछे सिंपल एक ही कारण है कि जो इस बार के बजट में देखोगे तो इस बार के बजट में क्या हुआ है कि डिफेंस वाले लोगों को जो है, मैंने बोला था कि ज्यादा बढ़ावा दिया गया है डिफेंस से रिलेटेड। बाकी बजट में बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बजट में बहुत बड़ा चेंज क्यों नहीं है? इसलिए चेंज नहीं है क्योंकि इलेक्शंस है, और इलेक्शंस के बाद मोदी जी ने स्टेटमेंट में दिया था कि जून या जुलाई में हम वापस से बजट पेश करेंगे। तो ये नियम है कि जब भी बजट, जिस साल इलेक्शन होता है उस साल हर सरकार का ये अपना बना हुआ है क्या कि उस साल कोई भी बहुत बड़ा बड़ा जो अनाउंसमेंट है उस समय उस बजट में नहीं किया जाएगा। ये सब आपस में सरकार का बना हुआ है, ऐसा नीति समझ में आ रहा है। और जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद जो बजट आएगा वो हमारे लिए काम का होगा। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार के बजट में बहुत आसान क्वेश्चन 1 या 2 आपके पास आने वाला है, क्योंकि बजट में ज्यादा कुछ है ही नहीं, मात्र 22 पेज का डॉक्यूमेंट है और उस 22 पेज के डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ है ही नहीं, सिंपल लिखा गया है सेम एज एबव। तो इसमें कुछ डेटा मैं बता दूंगा, वो डेटा रट के चले जाइएगा, बात खत्म। कि उसमें जैसे पूछेगा कि इस बार का फिस्कल डेफिसिट कितना रहा, वित्तीय घाटा कितना रहा, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस बार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, जैसे बार बार उसमें शॉर्ट फॉर्म कुछ आता है, RE आता है रिवाइज एस्टिमेट, फिर BE आता है बजट एस्टिमेट। तो मैं छोटे छोटे टर्म्स जो है, क्योंकि पूछेगा बजट एस्टिमेट क्या है, देखो अभी समझ लेना, अगर लिख सकते हो तो लिख लेना। बजट एस्टिमेट जो है BE की बात कर रहे हैं या RE की बात कर रहे हैं, तो उसको एक बार मैं समझा देता हूं, समझ लेना, क्योंकि अब आप समझ सकते हो। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया कैपिटल एसेट वगैरह, तो अब समझना आसान है। एक है बजट एस्टिमेट, एक है रिवाइज एस्टिमेट। इसका डेटा पूरा का पूरा मैं PDF आपको भेज के उस दिन एक दिन करा दूंगा, पूरा परेशान मत होना, पूरा मैं करा दूंगा, मैं बोला हूं मैं करा दूंगा। बजट एस्टिमेट और रफ एस्टिमेट मैंने आपको क्या बताओ, मैंने आप लोग को प्राइवेटाइजेशन पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको डिसइन्वेस्टमेंट भी पढ़ाया हुआ है। विनिवेश क्या होता है मैंने बोला था, डिसइन्वेस्टमेंट में और प्राइवेटाइजेशन में फर्क होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरी बात समझ में आ रही है। और मैंने बोला था आपको सिंपल कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में बस ये फर्क है कि डिसइन्वेस्टमेंट में हम बोलते हैं कि भैया सरकार का 100% शेयर, उसमें से मान लीजिए 10% किसी को बेच दिया, और प्राइवेटाइजेशन में बोला था कि 50% से ज्यादा किसी के पास ऑनरशिप है तो प्राइवेटाइज हो गया। तो सर सरकार ने बजट एस्टिमेट 2000 इधर पीछे वाला 2023 से 24 में बोला था कि उसका जो है वैल्यूएशन, मतलब वो जो बेचेगी, जो उसको बेचने के बाद पैसा मिलेगा, वो मान लो बोला कि 16 लाख करोड़ मिलेगा, ऐसा उसका अंदाजा था। ध्यान से समझना, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको कितना मिलेगा, 16 लाख करोड़। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, उससे मात्र उसको दोबारा से इस बार के बजट में बताया गया कि 16 लाख करोड़ तो दूर की बात है, मात्र उसको 7 लाख करोड़ मिला। मतलब जो सोचा गया था वो है बजट एस्टिमेट, लेकिन वो बजट एस्टिमेट हुआ ही नहीं, तो हमने फिर से वापस से क्या किया, रिवाइज किया, उसी को बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। तो आपने अंदाजा लगाया था कि 2024 में शादी होगी, उसमें 10 लाख खर्चा होगा, लेकिन वापस से आप रिवाइज एस्टिमेट अगले साल किए तो पता चला कि उसमें तो 20 लाख खर्चा हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? तो लॉजिक ये है, BE जब भी आए बजट एस्टिमेट है, RE मतलब क्या है, रिवाइज एस्टिमेट। मतलब जितना गवर्नमेंट को अनुमान था कि इतना बेच के कमा पाएंगे, उतना हो ही नहीं पाया, उससे उतना नहीं मिला, तो फिर सरकार ने उसके ऊपर, तो ये मैं एक बार डिटेल में बता दूंगा। इसलिए बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट कम से कम पहले से दिमाग में रख लेना, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। क्लियर है यहां तक? चलो अब उसके बाद बजट के अंदर मैं पूरा डेटा आपको दे दूंगा PDF का, मात्र 8 या 10 पेज का PDF है, दे दूंगा
आप उतना आपका काम हो जाएगा। फिर मैं एक दिन करा दूंगा, एक क्लास ले लूंगा बजट का, उतना प्रीलिम्स में काम हो जाएगा। अब मान लो जून या जुलाई में जो बजट आएगा वो बजट बहुत बड़ा बजट होगा, क्योंकि सरकार जीतेगी और बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट होगा, लेकिन तब तक प्रीलिम्स निकल गया रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वो जो है वो 2025 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए इस बार जो है ध्यान से समझना, जब जब इलेक्शंस होता है, इलेक्शन के समय अगर कोई आदमी रिजल्ट नहीं ले पा रहा है, इलेक्शंस जिस साल है उसके एक साल पहले और इलेक्शन के साल में बहुत जॉब्स आएंगी। ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है। बहुत ज्यादा आपको रोजगार मिलेगा, खूब सारा। और उस रोजगार के अंतर्गत आपसे निवेदन ये है कि आप जितना फॉर्म डाल सकते हो, चूंकि आप पढ़ चुके हो, डाल लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला सटीक हो जाएगा। अगर 2024 में नहीं हुआ तो फिर 2025 से 2028 तक वेट कर लेना, हम बता देते हैं गारंटी। और उतना पेशेंस आपके पास रहेगा नहीं। इसलिए बोल रहे हैं कि जिस साल अगर आप हो, लकी हैं उस साल, क्योंकि बहुत प्रिडिक्टेबल चीजें होती है कि जॉब्स भी ज्यादा आएंगे। और आप, इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल जब निकलेगा तभी अब, ऐसा नहीं है। मेहनत करने वाले के लिए तो कभी भी वैसा कुछ नहीं है, और जब चाहे तब निकाल लेगा। मतलब उन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि जब आकर मौका मिला है तो उस साल दबा के थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लो, इस भाव से ही कि इसके बाद कभी आएगा नहीं आएगा पता नहीं। यूपीएससी का सीट तो उतना ही रहेगा, हर साल एग्जाम होगा ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इस बार कोई फॉर्म में जैसे लगे ना आपको कि नहीं भर दे, नहीं भर दे, तो मैं पहले बोल देता हूं सारा फॉर्म डाल लेना। इस बार आपका चांस है कि हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो अगले बार हो जाएगा, लेकिन इस बार आपके पास ज्यादा मतलब ऑप्शंस ज्यादा है। कुछ बुझा रहे हैं? तो इसीलिए जिस साल इलेक्शन है उसके साल और उसके एक साल पहले, ये बहुत। और बिहार में भी देखो, गधा बकरी जितना ऐसा टीचर बन गया है, तो लॉजिक क्या है कि उस तरीके का चीज जो है, काम जो है आसान हो सकता है। तो आपको अनुरोध है ये है कि सारा फॉर्म डाल लीजिएगा। अभी 14 तारीख से यूपीएससी का फॉर्म आएगा, उसी के बाद यूपी पीसीएस का फॉर्म आएगा, कुछ दिन बाद फिर आपको अलग अलग जो भी डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स आएंगे, सारा सीए पीएफ सीडीएस सब डाल के रख लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा जितना भी है। क्योंकि सारा पेपर फिर यूपीएससी के बाद ही होगा। तो प्रीलिम्स के बाद आराम से, प्रीलिम्स के 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाता है, और 10-15 दिन छोड़िए सही, आपको खुद पता रहता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन फिर भी उम्मीद है तो 10-15 दिन काफी है, वेट कर लीजिए, फिर बाकी दूसरे फॉर्म का तैयारी करिए और आराम से काम निकाल लीजिए। तो मतलब ये मैं आपको बता दिया कि सारे फॉर्म जो डाल लीजिएगा जिसको कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि इस साल वो काम का चीज है। बाकी मर्जी आपकी है कि क्या करना क्या नहीं करना। अब है स्किल इंडिया, ये थोड़ा लिख लीजिए, स्किल इंडिया कैंपेन। ये इसमें से ना 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, भारत खेलो और फिर ये देश खेलो कूदो, ये सब कुछ। तो ये स्किल इंडिया आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि जो भी तो हमेशा था, लेकिन गवर्नमेंट इसको और ज्यादा बढ़ावा दे दी है कि भैया आपके पास ये स्किल है तो ये स्किल है तो ये। अभी टीचर्स लोग को भी परेशान करने के लिए जो है अलग अलग चीज लाया गया कि 3 बार में पास करना है। अभी सारा टीचर लोग जो है रात भर सो नहीं रहा है, या रात भर मतलब उनका जो धक धक ही बढ़ गया है। आप समझ पाए? आप लोग जानते हैं ना इसके बारे में? ये सब जानते ही होंगे आप लोग, इस बारे में क्या डिस्कशन है। लेकिन उसमें कमाल का बात यह है कि मान लीजिए अब सब किसी को लगता है हम बोल ही देते हैं क्या है, मतलब बोल ही देते हैं क्या है, नहीं है, बोल देते हैं ये कि टीचर का नियम है। क्योंकि कभी कभी पूछ ही लेगा, जैसे ही आप बोलेंगे कि मेरे फादर टीचर है इंटरव्यू में, तो पक्का बोलेगा कि बिहार में टीचर का स्टेटस क्या है, क्योंकि बिहार में है आप, और बिहार में कोई आदमी रैंक 1 लेके आ रहा है यूपीएससी में, तो आसान बात थोड़ी होता है। तो टीचर को 3 मौका दिया गया है कि 3 मौका में क्वालिफाई करिएगा तभी आपको जो है नौकरी मिलेगा, अन्यथा नौकरी से आप हाथ धो बैठेंगे, ऐसा नियम है। अभी आया है। अब पहला जो पेपर देगा, जो पहला टर्म वाला, उसमें नियम लगा दिया है कि अगर आप क्वालिफाई कर गए और आपका पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह हो जाएगा, मतलब आपका भाई बहुत लोग है ना कि घर के बगल में पोस्टिंग है, बताया था धान कटवा रहा है, स्कूल में काम चल रहा है, आप समझ पा रहे हैं? तो मान लीजिए, ध्यान से समझिए, बोला गया है कि अब जहां पे भी आपका ट्रांसफर होगा वहीं से रिटायर होइएगा आप। समझ में आ रहा है? मतलब अगर अभी आपने पेपर दिया और आपका ट्रांसफर लेट से हो गया पटना, तो आप पटने से रिटायर होइएगा, मतलब जो भी आपका बचा हुआ है 20 साल 30 साल वहीं रहिएगा। बीच में ट्रांसफर का कोई ऑप्शन ही आपके पास नहीं रहेगा, सिंगल ट्रांसफरेबल है। तो बहुत लोग कह रहा है कि पहला वाला एग्जाम देंगे आप फेल हो जाएंगे, गलती करिएगा भी मत। हम बता देते हैं कि बहुत टीचर लोग बेवकूफ है, दूसरों से बात घुमा दे रहे हैं। टीचर लोग को बेवकूफ बोलने देखो कितना अच्छा लग रहा है, असल में बेवकूफ इसलिए क्योंकि बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं। कुछ लोग को ये लग रहा है क्या कि 3 एग्जाम है हमारा, निकलवे नहीं करेगा। अरे हमको यही नहीं पता है कि क ख ग कैसे लिखते हैं, या ये नहीं पता है कि बहुत टीचर का आपको पता ही है, तो कैसे निकलेगा इसमें भी है। लेकिन मैं बता दूं, कोई फेल नहीं करेगा। मतलब जो सबसे गधा होगा ना, सबसे गधा मतलब होते हैं ना गधों में गधा, मतलब वो जो है उसके पास बस पैसा होना चाहिए। ये गवर्नमेंट, सुन लो ध्यान से, हम अगर राजनीति कर रहे हो तो इस मुद्दे को और उठाते, लेकिन कमाल की बात है गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, क्योंकि इलेक्शन है। और इलेक्शन है तो सिंपल क्या किया उसने, आप मुझे बताओ, अगर उसको निकालना होता ना, जो आदमी पिछले 20 साल से सर्विस में कर चुका है, गवर्नमेंट निकालेगी ना, विद्रोह हो जाएगा पूरा।
तो उसने क्या सोचा, ऐसे भी रखना ही है इन लोगों को, तो सिंपल कुछ पैसा इन लोग से निकलवा लो और वही पैसा जो आएगा उस पैसों को सैलरी में दे देना, बात खत्म। क्योंकि जो लोग क्वालिफाई करना हो वो पैसा देगा, चाहे 5,000 दे, चाहे 10,000 दे, चाहे जैसे भी दे, सेटिंग करेगा। और ये सेटिंग क्या होता है, आपको लगता है कि कोई बीच का सेटिंग है, सेटिंग बहुत ऊपर से चल रहा होता है। और उस समय पैसा जो आएगा उस पैसे को इलेक्शन में यूटिलाइज किया जाएगा, और इलेक्शन में यूटिलाइज करने के बाद फिर से दो चीज होगा, बीच में बोल देगा कि अब जो है आप परमानेंट हो गए हैं। क्योंकि 3 टर्म क्यों लिया है, क्योंकि इलेक्शन से पहले तीनों टर्म हो जाएगा एग्जाम। कुछ बुझा रहे हैं? तो लॉजिक क्या है, कोई फेल होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी धक धक्की इसलिए बढ़ा दिए कि नीतीश जी को आप लोग वोट नहीं दिए थे। तो नीतीश जी को अगर वोट दिए रहते तो ये सब आपको झेलना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? चूंकि आप वोट नहीं दिए तो झेलिए, तो कोई होगा नहीं। सरकार की नीति आप सोचेंगे कैसे कैसे, तो बहुत अलग अलग कहानी है। सरकार को पैसा चाहिए, तो पैसा घुमा फिरा के आपसे ले ही लेगा, बात खत्म। तो ये एजुकेशन वाला भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो है 6A और 6B ये पूरा आपको देखना है, हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है जी। इसमें एक SDG लिखा हुआ है, SDG दिख रहा है, ये भी पढ़ाया हुआ है आपको। सतत विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो भी बताया हुआ है। 17 उसमें है, उसमें का काम है, तो बस आपको देख लेना है। अब हम आते हैं थोड़ा उस वाले पे फटाफट जो हम शुरुआत किए थे। तो 6A और 6B पढ़ लेना है, तारीख लिख लीजिए। 6A 6B, आज तारीख कितना है, डेट लिख लो, वहां पे डेट लिख लो ताकि चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डेट लिख लो, और आपको जो है इसको किसी तरीके से 9 तारीख तक कवर अप कर लेना है। एक टारगेट रहेगा तो दिमाग में रहेगा, मैं बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, कल मैंने सरफाइसी थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था ना, सरफाइसी एक्ट थोड़ा सा लिखवाया था। आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको खत्म करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो यहां देख लो, पहले ये मैंने आपको करा दिया था। सिक्योर लोन क्या होता है, अनसिक्योर लोन क्या होता है। देखो बहुत चिल्लाना पड़ता है, तबियत तभी खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सुनना, आप उधर से करते रहना है ना, थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जो है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिक्योर लोन क्या बोला था कि जब बैंक आपका कोई गिरवी रख ले, कुछ भी कोलैटरल रख ले, तो क्या सिक्योर लोन है। मैंने बोला सिक्योर लोन का इंटरेस्ट रेट हाई होगा कि कम होगा, कम होगा, क्योंकि बैंक वाला आपको कम इंटरेस्ट इसलिए देगा कि ये घर गिरवी रखा है, भागेगा तो घर पे छापा मारेगा। अनसिक्योर लोन जिसमें कोलैटरल की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, समझ में आ रहा है, और अनसिक्योर लोन में कोलैटरल की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, तो सर सीधा सा बात है, उसमें आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। इसलिए आप किसी ऐप से पैसा लेंगे या अलग अलग जगहों से पैसा लेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हायर होगा। सिंपल सा बात है। अब उसमें मैंने एक आपको अलग से टीजर लोन पढ़ाया था, याद है क्या? हाँ, तो टीजर लोन के लिए, उसको समझने के लिए यहाँ पे है लोन के टाइप्स। एक है फिक्स इंटरेस्ट लोन, एक है फ्लोटिंग इंटरेस्ट। तेजी में सुनते जाना, बता चुका हूं। फिक्स इंटरेस्ट रेट बोला गया कि 7% आपका रहेगा तो रहेगा। कुछ ब्याज ऐसे होते हैं कि ले लेते हैं और बाद में 7 से सीधा बोल दिएगा 14% आपको देना पड़ेगा। और ऐसे ब्याज मैंने बोला था कुछ वैसे होते हैं जैसे शादी के समय या कोई क्रेजी लोग जो लोन लेने के लिए एकदम पागल हुए हैं, वो लोग ले लेते हैं, उसके बाद में प्रतिशत बढ़ जाते हैं, फ्लोटिंग हुआ, बात खत्म। अब आते हैं इसके आगे, टीजर लोन। टीजर लोन में सिंपल बोला था कि जब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें शुरुआत में तो कम हो लेकिन बाद में क्या हो जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसको बोलते हैं टीजर लोन। आ जाए टाइप्स ऑफ लोन डिपेंडिंग ऑन बोरोवर्स, लेने वाले का भी अलग अलग लोन का टाइप है। क्या समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ गया टीजर लोन? तो एक क्वेश्चन जरा बनाना तो 2011 किसका बन गया? अभी तो बोले तो समझ में आ गया, अभी कह रहे बना नहीं, क्या चक्कर है भाई, कोई मजा ले रहा है क्या? अच्छा क्वेश्चन समझ में, अच्छा ठीक है, नहीं समझने में टाइम लगता है थोड़ा समझ लीजिए। Why is the offering of teaser loan by commercial banks a cause of economic concern? टीजर लोन जो है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा दिए जाना, ठीक है ना, एक बहुत आर्थिक प्रॉब्लम या आर्थिक कंसर्न डिस्कशन वाला है। क्यों है? यही क्वेश्चन पूछा है, यही होता है, यही होता है। समझ में आ रहा है? यही क्या होता है, यही होता है। क्या होता है कि लगता है कि सब आ रहा है समझ में,
किसका बन गया? हाथ खड़ा करो। अच्छा, बहुत लोग, कुछ लोग इंतजार भी कर रहे होते हैं कि कोनो हाथ खड़ा कर दे कि हम ओकरे साथे हाथ खड़ा कर दी, काहे उतना दिमाग लगा जाए। गधापंथी का चरम सीमा पे मत पहुंचिए आप। समझ पा रहे हैं कि गधा भी उसके बाद बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाए कि हमसे भी गधा इंसान है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से पूछना है। जिनका आंसर ए है हाथ खड़े करो। जिनका बी है, बी वाले कोई नहीं। सी, जिनका लगता है डी हाथ खड़े करें। डी फॉर डोंकी। कोई नहीं, सी पर हम नहीं बोलेंगे क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं। समझ में आ रहा है? खैर कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा। चोर बोला हूं, ध्यान से समझिएगा, कुछ और नहीं समझना है। तो सर क्वेश्चन है टीजर लोन के बारे में। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। टीजर लोन में सिंपल पूछा है कि इकोनॉमिक कंसर्न का डिस्कशन क्यों है, क्योंकि द टीजर लोन्स आर कंसीडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक मे बी एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर। देखो पहला बात, इसमें एक वर्ड दिया है वो है सब प्राइम लेंडिंग। और सब प्राइम क्यों है? क्योंकि मैंने बोला था ये उसके अंदर आता है। किसके अंदर आता है? फ्लोटिंग लोन के अंदर आता है टीजर लोन। अब फ्लोटिंग लोन के अंदर आता है तो सब प्राइम सब लिखा है, तो कोई गलत नहीं लिखा है, ठीक है। तो लिखा वही है कि इसको बोला जाता है सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक्स में बी एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर। अब बैंक हो सकता है कल को के 7 से सीधा बोल दे 20 लेंगे। अरे भाई, इस बैंक का मर्जी है, जब बैंक ने कुछ उसको बताया नहीं तो अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकता है। आज 7% दिया, कल को बोले नहीं हम 50, हम कहां बोले थे 50% लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है ही है। दूसरा है कि इन इंडिया द टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट। मैंने कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया, क्योंकि बैंक, शायद ध्यान से रखना, टीजर लोन कोई भी व्यवसाय वाला आदमी को क्यों देगा? और व्यवसाय वाला आदमी इतना बेवकूफ तो है नहीं कि वो ले लेगा। तो व्यवसाय वाला आदमी और इंटरप्रेन्योर्स का मैंने कोई जिक्र ही नहीं किया, तो ऑप्शन 2 गलत है। सिर्फ जो ऑप्शन ए है वही आपका सही उत्तर है, बाकी उसका अलग कुछ नहीं है। क्योंकि सर जितना बोलो उतना ही, बाल का खाल उखाड़िएगा तो हर कुछ कनेक्टेड हो जाएगा, और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन वैसा ही होता है। इसे मैंने कितनी बार बोला कि यूपीएससी जितने साल से पेपर ले रही है, बाल की खाल वाला पूछता ही नहीं है, उसको कट टू कट चाहिए। नहीं सर ये हो जाएगा तो ये भी तो हो सकता है ना, ये भी भैया वो जाके कहीं और देना। यूपीएससी आपसे सिंपल एक शब्दों में डायरेक्ट पूछ रहा है, उसका ट्रेंड ही वही है। तुमको एग्जाम देना है तो उसका ट्रेंड पकड़ो। उसका ट्रेंड सिंपल है कि वो बाल की खाल पूछता ही नहीं है, अब बाल की खाल आप क्यों निकाल रहे हो? समझ में आ रहा है? बस इससे डायरेक्ट जाओ, मामला आसान। तो सर एक होता है जॉम्बी लैंडिंग लेंडिंग, तो बहुत अलग अलग बोरोवर का भी टाइप है। सब प्राइम बोरोवर टाइप है, ओवर लेवरेज बोरोवर टाइप है, जो ये सारा कुछ है। तो सर आपसे एक बस निवेदन है कि एक बार जितना भी पीडीएफ हो पढ़ के रख लीजिएगा, काम आसान होगा, नहीं तो मरिएगा। उसके बाद एनपीए। एनपीए तो याद ही होगा आपको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अच्छा, क्या आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हो ना? तो पढ़ते रहना। अब सर ये हम नहीं पढ़ाने बैठेंगे आपको कि जॉम्बी लैंडिंग क्या है और ये क्या है, ये आप जान लेना। जो काम का चीज है हमारे लिए, वो है हमारे लिए, कल मैंने लिखवा के छोड़ा था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दिख रहा है? सुन पा रहे हो? तो सर आपसे निवेदन है कि इस डायग्राम को जरा पुनः देखें और मुझे बताएं कि क्या बोलना चाह रहा है। ये जरूर ध्यान से देखना ये, क्योंकि आपका ध्यान अगर एक बार हो गया तो इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे, आसान हो जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये देखो। देखो इसको ध्यान से देख लेना एक बार, मैं आपको मेन इसका मुद्दा पढ़ा देता हूं, ठीक है? इस मुद्दे को समझने के लिए आपको पॉइंट नंबर 3 को देखना पड़ेगा एक बार। यहां से
दिख रहा है, एनपीए दिख रहा है आपको, एनपीए, और ये 3 स्टेजेस। देखो चूंकि यूपीए गवर्नमेंट समझ रहे हैं, तो जो कांग्रेस की सरकार जो यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस जो है, उसने करप्शन बहुत ज्यादा किया। अब करप्शन के तो से क्या हुआ, बैंक वाला पैसा देना ही नहीं चाह रहा है, तो एक उसको बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस, क्योंकि उसको लग रहा है हम देंगे, या नेता भी नहीं दे रहा, नेता भी नहीं साइन कर रहा है किसी चीज पे, क्योंकि उसको लग रहा है हम करेंगे फिर हमारा मीडिया में हाईलाइट हो जाएगा, फिर ये हो, तो कोई पूरा पॉलिसी पैरालिसिस की हो गया, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। और कोई लोग कर इसलिए नहीं रहा है क्योंकि पूरा मीडिया फिर हमको सेंटर में ला देगा, हम कुछ करेंगे, हम ही बदनाम हो जाएंगे, हमारा फिर जो है राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाएगा। तो क्या है पहला चीज, देखो ध्यान से, 2000 तक बूम पीरियड इन ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन कॉर्पोरेट्स वेयर टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लोन्स एंड बिकम ओवर लेवरेज। भुगतान की क्षमता से बहुत ज्यादा बड़ा लोन ले लेना, उसको बोलते हैं ओवर लेवरेज, ऊपर था भी ओवर लेवरेज लोन। ठीक है, अगर आपको देखना है तो ये वाला एक बार दिखाई देता हूं मैं, हालांकि छोड़ भी देता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देख लो यहाँ ओवर लेवरेज लोन कहीं दिख रहा है, तो ओवर लेवरेज ब्रॉड मत क्या था, सच कंपनी हैज बोरोड टू मच मनी देन इट्स एबिलिटी टू पे इट बैक, एंड ओवर लेवरेज कंपनी हैज हाई रेशियो ऑफ डेब्ट। अब सीधा सा बात क्या है कि सर अब वापस करने की क्षमता से अधिक कर्ज ले लिया, तो उसको बोलते हैं ओवर लेवरेज्ड लोन। क्लियर है यहां तक? अब उसी तरीके से वो चुकाएगा, उसके पास इतना शक्ति है ही नहीं, लेकिन वो लोन ले लिया ज्यादा। बहुत लोग जो औकात कम होता है लेकिन फिर भी खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद क्या होता है फिर आपको पता है, 7-7 ऐसी लोग खा लेते हैं उसके बाद, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या, लेकिन खाएंगे खाना। इसलिए मैंने पंडित जी पे एक कहावत भी सुनाया था आप लोग को। खैर, तो यहाँ पे 2007-8 में क्या हुआ, ग्लोबल क्राइसिस हुआ पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, समझ में आ रहा है। दूसरा, यूपीए गवर्नमेंट जो है पॉलिसी पैरालिसिस एंड जूडियस एक्टिविटीज, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बोला करप्शन बढ़ गया, उसके कारण कोई भी आदमी अपना रिस्क ले नहीं रहा था, उसका डायग्राम वहां दिया हुआ है। और पॉइंट नंबर 3 पे क्या है, 2013 तक लगभग 1/3 ऑफ द बैंक लोन वेयर ऑन बाई, ये जो IC1 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 कंपनीज, क्या समझिएगा, दैट इज कंपनीज विथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1, मीनिंग दे वर नॉट जनरेटिंग इनफ रेवेन्यू इवन टू रिपे द लोन इंटरेस्ट। 2013 तक ऐसा नौबत था कि बैंक वाले लोग इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे कि वो अपना ब्याज चुका पाए। कुछ समझ में आ रहा है? तो इस तरीके को बोलते हैं जब इंटरेस्ट कवरेज लेस देन 1 हो, इसका मतलब उनके पास इतना नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है बताना इधर, अगर IC ग्रेटर देन 1 हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। और अगर लेस देन 1 हो तो इसको बुरा बोलते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 1 तो अच्छा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम हो गया लेस देन 1 तो क्या उसको बोलेंगे? बुरा बोलेंगे। तो जरा ध्यान से समझना, ये बहुत सारे कंपनी ने अपना उस समय का समस्या जो है काम किया, और इसी वजह से एक और भी सिचुएशन क्रिएट हो गया जिसको ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम कहते हैं। हालांकि वो अगर नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा यहाँ पे देखो, केयरलेस लोन गिविंग। केयरलेस लोन गिविंग का मतलब क्या है? ऐसे लोगों को लोन दे दिया जो ना चुकाने वाले थे और ना ही उनके बारे में कुछ अता पता किया। दूसरा, यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस हुआ, तो कोई भी इंडिया का चीज एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा था, तो एक्सपोर्ट भी घट गया। एक्सपोर्ट घटेगा तो इंडिया के लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, कंपनी का बैलेंस शीट जो है कमजोर हो गया। सिमिलरली अनेबल टू पे लोन, अब बैंक वाले भी जो है क्या लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, उसी समय यूपीए गवर्नमेंट का स्कैम हुआ, मीडिया ने उसको बहुत हाईलाइट कर दिया, इतना हाईलाइट किया कि सर बहुत सारा और भी प्रॉब्लम शुरू हो गए। मिनिस्टर्स और IAS ऑफिसर्स बिकम अफ्रेड ऑफ अपॉइंटिंग या अप्रूविंग प्रोजेक्ट, क्योंकि लोगों को डर लगने लगा फिर प्रूव करेंगे फिर हम ही मारे जाएंगे, तो फिर एक सिचुएशन क्रिएट हो गया जिसको बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। क्लियर यहां तक? अब आ गया ये बैंक सीट, फिर बैलेंस गेट वीक, फिर यहाँ CAG, ये सब का जो है सारे के सारे लोग बैंक पे चढ़ गए। तो लॉजिक क्या है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये है कि बैंक वाला क्षमता से चुका सकता है, अपना जिससे भी लिया उसको दे सकता है, और ज्यादातर तो RBI से लिया है तो उसको चुकाएगा। और अगर लेस देन 1 हो तो इस ठीक नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए फर्म इन इंडिया? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी फर्म का इंडिया में क्या उसका बेनिफिट है, 2020 प्रीलिम्स का है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव ए लोन टू। दूसरा है, इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ ए फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव ए लोन टू। इसमें लिखा है इवैल्यूएटिंग इमर्जिंग रिस्क ऑफ ए फर्म, और यहाँ पे क्या है, ये पहले डिसाइड कर दिया है कि रिस्क को समझने में मदद करता है। तीसरा है, द हायर ए बोरोइंग फ्रॉम लेवल ऑफ ICR, ध्यान से समझना इस शब्द को। ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा, द हायर ए बोरोइंग फ्रॉम लेवल ICR द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेब्ट्स। तो ICR वैल्यू क्या, जितना ज्यादा होगा मतलब ICR वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर ICR वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब क्या वो अच्छा बात है या बुरा बात है?
अच्छा बात है, जब आईसीआर ग्रेटर देन हो तो आराम से चुका पाएगा। तो यहां लिखा है कि वो चुका नहीं पाएगा, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड गलत है, छांटो सबको। थर्ड गया ये गया। अब उसके बाद थर्ड गलत होने के बाद आपके पास बच गया ए और कौन सा, बी। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो बार बार देखना, 10 बार 20 बार देखना। हम बार बार रिपीट करने की कोशिश अब थोड़ा कम कर रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि हम समझ गए कि आप लोग का शोधन क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गया है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम अब थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश कम करें। तो इसमें थर्ड तो नहीं होगा, बाकी 1 और 2 जो ऑप्शन है इसका आंसर तो मैं सीधा बोल दूंगा कि जैसे हाँ चलो सर खाली 2 होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको थोड़ा सा समझना है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का सिंपल मीनिंग आपको एक ही बात क्वेश्चन बनाने के लिए दिमाग में रखना है कि ग्रेटर देन 1 हो तो अच्छा है, लेस देन 1 हो तो बुरा है। ग्रेटर देन 1 हो तो रीपे कर सकता है जो लोन लिया है, लेकिन लेस देन 1 हो तो इतना कर्ज ले चुका है कि उसका ब्याज भी चुका नहीं पा रहे हैं। इससे ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कुछ नहीं कहता है। नेक्स्ट मैंने आप लोग को याद करो शेड्यूल कमर्शियल बैंक पढ़ाया था, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आपको बोला था कि 5 लाख कैपिटल, 2 कंडीशन बढ़ाया था, 5 लाख कैपिटल होना चाहिए और दूसरा क्या था बताओ? चलो पूछना ही बेकार है। नेक्स्ट आओ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दिख रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट? भैया देखते जाओ, मेरा काम है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का सिंपल बता चुका हूं कि पैसा दिया चुका नहीं पा रहा है कोई, उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है कि बैंक ने लोन दिया आपको, आप चुका नहीं रहे। उसका बहुत सारा नियम है कि आपने 3 महीना आपको नोटिस दिया जाएगा, 3 महीने में आप जवाब नहीं देंगे तो उसको घोषित कर दिया जाएगा। तो बहुत सारा लोग बोला कि 3 महीने क्यों इंतजार करेंगे, 6 महीने क्यों इंतजार करेंगे, 330 दिन जब नहीं दिया 1 महीना में या दूसरे महीना में तो उसको करो। इसलिए बैंक वाला टाइट कर दिया। एक ईएमआई फेल होता है, चार्ज काटता है आपका, उसके बाद कार्ड ब्लॉक कर देता है जानबूझ के, क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो चुका है। इसलिए 3 कैटेगरी में डाल दिया गया। अगर एसएमए 0, अगर आपका इंटरेस्ट अगर 1 से 3 दिन के बीच में ड्यू डेट है, देन इस लोन अकाउंट को कहा गया है स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। दूसरा, अगर 31 से 60 दिन के बीच में है तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 और 2। ये कर दिए गए इसलिए ताकि उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाए। अब भैया 6 महीने तक हम इंतजार क्यों करके कोई नहीं पे करे? उससे बढ़िया जिस महीने नहीं किया उसी महीने उसको पकड़ो और उसको उस हिसाब से करो कि वो उसी समय चुका ले, बात खत्म। दूसरा, इसके अलावा जो भी है नेट एनपीए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपका काम का चीज इतना है उसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब एक इक्विटी प्लस बॉन्ड डिपॉजिट और प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू ये जितना कुछ है एसेट, सीआरआर, एसएलआर, गुड लोन, बैड लोन। बैड लोन क्या होता है? एनपीए हो गया। बैड लोन का एनपीए मतलब पैसा दिया नहीं आ रहा है। मैंने कल बैड बैंक पढ़ाया था आपको, याद है बैड बैंक? तो बैड बैंक का काम याद रखिएगा, बाकी मैं दोबारा रिपीट करने वाला नहीं हूं, वीडियो पीछे जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर तो लोन, ईएमआई और ये सारा कुछ आपको दिमाग में रखना है। लोन, ईएमआई, एनपीए रिलीफ, मोरेटोरियम। ये आपको पता है मोरेटोरियम कब हुआ था? कोरोना के समय, कि भैया जो नहीं चुका पा रहे उनको 6 महीने का दिया गया, 6 महीना मत चुकाओ, 6 महीने बाद आप अपना चुका लेना था। क्या हो गया? अगर लोन आउटस्टैंडिंग था तो उसमें बोला गया कि 6 महीना तक, मार्च, अप्रैल, मई से लेकर अगस्त तक कोई बात नहीं मत दो, ऐस काटो, उसके बाद फिर दे देना। तो बाद में देने के लिए कुछ अपना स्लैब भी चेंज कर दिया गया कि चलो 2000 की जगह पे 2500 दे देना, समथिंग कर देना, ऐसा कुछ करके। तो बहुत आउटडेटेड टॉपिक है, लेकिन बस इतना दिमाग में रखिएगा कि हाँ ऐसा भी हुआ था और अंत में जो पूरा कुछ हुआ उसमें सिर्फ यही होगा, देखो आज नहीं तो कल चुकाना ही पड़ेगा। पैसा लिए हो तो चुकाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कि बिना चुकाए आप चल जाओगे। इस दुनिया का नियम है कि जिससे भी आप पैसा लिए हो, दाएं सही बाएं सही, आज नहीं तो कल चुकाना ही पड़ेगा, चाहे छोटा या बड़ा। बैंक का बात तो हटाओ, आदमी से चुकाना पड़ेगा। तो उसमें लास्ट में सिंपल ये दिमाग में रखिएगा कि हाँ मोरेटोरियम अगर अभी पॉसिबल है, किया जा सकता है, और उसके तहत आपको बहुत सारा अलग अलग चीज भी दिया गया था, जिसमें बोला गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अरे 2-2 हजार रुपया या 1-1 हजार रुपया अनाज उनाज भी बांटा गया था। और टीचर लोग को भी बोला गया था कि प्रिंसिपल लोग को सरकारी स्कूल का जाके बांटिएगा जो मध्यम एमडीएम वाला है। एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, जरा देखो 2017 का जल्दी से, ये वाला, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट एसेट इज रिलेटेड टू। ये आइडिया लगा लोगे तो बन जाएगा, अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, अभी मैं पढ़ा लूंगा उसके बाद बन जाएगा, क्योंकि मुझे ये सब अभी पढ़ाना ही है, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी को पढ़ाना ही है। तो चलो ये बाद में कर लेना। नेक्स्ट आइए सरफाइसी एक्ट, कल मैंने लिखवाया था, लिख लो सरफाइसी एक्ट, हेडिंग डालो सरफाइसी। अब इसको डिटेल में करेंगे, कल मैंने बोल दिया था ठेठ भाषा में, बाकी डिटेलिंग में इसको कवर अप करेंगे। सरफाइसी एक्ट दिख रहा है? नरसिम्हन कमेटी का नाम भूलोगे कभी? कभी मत भूलना, नहीं तो नरसिम्हन कमेटी का नाम भूल कर गलती से भी अगर आपने इकोनॉमिक्स में इसका चर्चा नहीं किया, मैंने पहले बोला था
मतलब आपको नंबर मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ना इंटरव्यू में मिलेगा ना मेंस में मिलेगा। इसलिए नरसिम्हन कमेटी सबसे बड़ा रिपोर्ट है जिसने बैंकिंग सेक्टर को पूरी तरह से जिंदा कर दिया, चेंज भी कर दिया, और बहुत सारे कर्जा और ये सब कुछ जो नियम है ना प्राइवेट, और इन्हीं का बोला हुआ है कि सरकारी बैंक अगर सिर्फ रहेगा तो बैंक कभी सिस्टम ठीक से चल ही नहीं पाएगा, इसलिए बैंक को प्राइवेटाइज और प्राइवेट बैंक को भी अलाउ करो। इसलिए नरसिम्हन कमेटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी बैंक का कुछ चाहिए तो पहला क्या बोला कि अगर कोई आदमी पैसा नहीं दे रहा है तो नरसिम्हन कमेटी ने 1991 में बोला कि भैया उनसे सीधा लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, एक अलग ट्राइब्यूनल बनाओ जहां लोअर कोर्ट नहीं है। लोअर कोर्ट क्या फैसला सुना देगा, लोअर कोर्ट को तो खुद फुर्सत नहीं है लाठी मार के कपार फाड़ने से। तो लॉजिक क्या है, एक अलग डिपार्टमेंट बनाओ, वहीं पे कोई भी आदमी जा सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं DRT, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। ये लिख लेना, ये जरूरी है, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा 1998 में फिर से नरसिम्हन ने एक दिया और उसमें बोला क्या कि सर एक और नया एक्ट बनाओ जिसका नाम होगा सरफाइसी, और सरफाइसी का फुल फॉर्म याद रहे तो ठीक है। यूपीएससी हालांकि कोशिश नहीं करती है पूछने का, लेकिन कभी दिमाग फिर गया तो सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, याद रहे तो ठीक है, अन्यथा यूपीएससी आपसे कभी नहीं पूछेगी, क्योंकि यूपीएससी रट्टू तोता वाला काम नहीं पूछेगी आपसे, उस सरफाइसी का मीनिंग पूछेगी उल्टा सीधा। तो आपको सरफाइसी का मीनिंग बता देते हैं। तो किस क्वेश्चन पूछा था कि सरफाइसी एक्ट कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन पे बना था, नरसिम्हन 2 या गोस्वामी कमेटी या केएल मेहता कमेटी। अब उसके बाद सरफाइसी एक्ट के तहत बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सिंपल सा नियम बोल दिया बैंक इधर, क्योंकि एकअप का रिकमेंडेशन 1998 का लगभग 2000 के करीब, और उस समय लगभग बहुत लोग बैंक से पैसा लेके कुछ लोग भाग भी चुके थे, कुछ लोग भागने की तैयारी में भी थे। तो जैसे ही भाग रहे थे और बैंक वालों को बहुत नुकसान हो रहा था, तो उस समय सीधा बोला कमेटी ने, क्या बोला कि इसके बाद से सीधा मॉर्टगेज करो, कुछ पूछो ही मत, ना कोर्ट में मामला चलेगा। बैंक को पूरा अधिकार दे दिया कि जो लोग पैसा नहीं चुकाए सीधा उसका घर गिरवी रखो, जो मिल जाए सारा गिरवी रख के काम निपटा लो, कुछ पूछना उछना नहीं है। तो ये सरफाइसी जो है ब्लैक एंड व्हाइट चलता है, ना कोई दिशा निर्देश ना कोई आदेश, कुछ नहीं चुकाया कब्जा करो। उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कैपिटल कितना डिपेंड करता है। तो क्या बोला गया, सिंपल कि फाइनेंशियल एसेट कर दिया गया, और बोला क्या, ए लेंडर कैन अटैच द मॉर्टगेज एसेट व्हेन लोन इज नॉट रिपेड, दे कैन चेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन सच कंपनीज एंड ऑक्शन एसेट आल्सो सेल एसेट डिकंस्ट्रक्शन, ARC NBFC को कर सकता है। और ये सब आपको दिमाग में रखना है कि इधर सरफाइसी जो है वो फार्म लोन पे एप्लीकेबल नहीं। अगर किसान को हम दिए हैं लोन तो सरफाइसी एक्ट के तहत किसान का जमीन या किसान का घर नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिएगा, सरफाइसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द फार्म लोन्स, किसान लोन या कृषि ऋण पे ये सरफाइसी नहीं लागू होता है। और इसी एक्ट के तहत ध्यान से समझ लेना, एक और बात बोल दिया गया, अगर नहीं सुन पाओ ना तो फिर जग जाना, कभी कभी आप बीच में कहीं और चले जाते हैं तो वापस से फिर जग जाना, समझ में आ जाएगा, वीडियो जाकर देख लेना। तो अगर बोला गया कि कोई आदमी नहीं दे पा रहा है तो ही कैनॉट गो टू ऑर्डिनरी कोर्ट। नरसिम्हन ने डायरेक्टली बोल दिया कि ऑर्डिनरी कोर्ट में कोई नहीं जा पाएगा, जाना है तो DRT में जाइए। DRT क्या है, अभी बताया था ना, क्या फुल फॉर्म, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वहां जाइए, ऑर्डिनरी कोर्ट में नहीं। क्यों, क्योंकि सर पता है विजय मल्ल्या तेज आदमी है, वो जानता है कि बैंक को अगर आप फंसा दिए कोर्ट में तो कोर्ट में इतना टाइम लगेगा कि हमको बहुत बढ़िया टाइम मिल जाएगा ना, हम चुकाएंगे और मस्ती करेंगे, बैंक वाला अपना खींचता पीसता रहेगा और पैसा उसका जाएगा। इसलिए नरसिम्हन कमेटी ने बोला कि कोई भी जो चोर भगोड़ा है उसका पैसा या कुछ भी लोअर कोर्ट में जाएगा ही नहीं मामला। और इसी की वजह से उसने फिर आगे एक और नियम लगा दिया गया कि 2 ऐसे भी होंगे कोर्ट जिस कोर्ट में अगर मान लो 400 करोड़ का घोटाला हुआ है तो उसको कम से कम उसका 50% उस कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा देना पड़ेगा। यानी कि 400 करोड़ का घोटाला है तो 200 करोड़ एंट्री फी विजय मल्ल्या को देना पड़ेगा उस कोर्ट में लड़ने के लिए। तो उतना पैसा अगर रहता ही तो बैंक को नहीं चुका देगा वो। तो जानबूझकर नरसिम्हन कमेटी ने ऐसा बनाया कि कोई आदमी जो भाग भी जाए, सोचो ना कितना हरामखोरी वाली बात है, भाग भी जाए आपका पैसा लेके और आप ही के पैसे से वो कोर्ट में केस भी लड़ रहा है और लंबा खींच भी रहा है, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख। इसीलिए बोला गया लोअर कोर्ट या नॉर्मल कोर्ट में कोई काम नहीं चलेगा, इसलिए विजय मल्ल्या परेशान हो गया। और इस वजह से जो भी ट्राइब्यूनल बनाएगा उसका नियम ही किया गया। यहां देखो, DRT विल रिक्वायर्ड हिम टू डिपॉजिट मिनिमम 50% ऑफ द लोन ड्यूज। तो जितना भी है उसका 50% उसको चुकाना पड़ेगा। इस बात को विजय मल्ल्या को कहने के लिए कि हमको बैंक वाला परेशान कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है
वो तभी चलेगा जब उतना वो चुकाएगा, उसका नियम ही है। अच्छा नियम क्यों है? क्योंकि सर अगर सीधा सा बात है, तुम हरामखोर 400 करोड़ रुपए लेके भाग जाओगे और ऊपर से फिर तुम लोअर कोर्ट में जाकर और 20 रुपए और 10,000 रुपए देकर और बैंक वालों को घिसते पीसते रहोगे, तो कहां का नहीं आएंगे। तो नरसिम्हन कमेटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर हर तरीके से उसने काम बहुत अच्छा किया है। तो इस तरीके से सरफाइसी क्या फार्म लोन पे अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। दूसरा है विच लेंडर्स हैव सरफाइसी पावर, किस किस को सरफाइसी का पावर है। तो ध्यान रखना, अब पैसा जो चुकाते हो नहीं चुकाते हो, तो मिडिल क्लास तो भैया 10,000 50,000 1 लाख तो बहुत बड़ा बात हो गया उसके लिए, उस सबका तो बात ही, उस सबको क्या ही बैंक पकड़ के करेगा। ऐसे स्टाफ रखता है कि कस के गरिया दो मन भर, हम उसी में शांति मिल जाएगी। इससे पैसा लेना नहीं है, इसको गलिया देना है कस के। अरे बोले नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं कि 20-20 को क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं, सबसे पैसा ले लिया है, अपना नंबर चेंज कर दिया, क्रेडिट कार्ड भी बंद हो गया, सब हो गया। तो इस टाइप के लोगों को बैंक वाला एक अलग टाइप का आदमी रखता है जो बोलता है कि सिर्फ तुम गाली दे दो हमको संतुष्टि मिल जाएगा। उसको गाली देने के लिए पैसा दिया जाता है, इसलिए आपको फोन करके खूब गलिया देता है। बैंक वालों को लगता है हमारा पैसा साथ गया, समझ में आ रहा है? तो 50,000 1 लाख बैंक वालों को कहीं फर्क पड़ेगा। देखो इधर, तो ऑल टाइप ऑफ बैंक को ये हक है कि वो कोई भी आदमी जिसने उसका पैसा लिया है उसका जाकर जमीन घर गिरवी रख देगा, मतलब मॉर्गेज करके पैसा अपना निकाल लेगा। कुछ समझ में आ रहा है? दूसरी बात, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी यह अधिकार है। उसके बाद एनबीएफसी को भी अधिकार है अगर वो 2 कंडीशन फुलफिल करता हो। पहला, सबसे फर्स्ट, द एनबीएफसी हैविंग एसेट साइज ऑफ ₹100 करोड़ और मोर, अगर उस नॉन बैंकिंग सिस्टम का 100 करोड़ का कैपिटल उसके पास हो या उससे ज्यादा का। तो दूसरा, लोन्स गिवन इज एटलीस्ट ₹20 लाख, और लोन कम से कम 20 लाख या उससे ज्यादा दिया हुआ हो। तो ये दोनों को हक है कि जाकर किसी के घर पे जमीन पे कब्जा करके खेत जोत के टमाटर रोप लेगा। समझ में आ रहा है? तो सरफाइसी एक क्वेश्चन अगर पूछे कि क्या बैंक वालों को लगता है, एनबीएफसी को भी लगता है? एनबीएफसी को लगेगा, ध्यान से समझ लेना। तो इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, बजाज फिनसर्व, रिलायंस कैपिटल, मुथूट फाइनेंस, ये सब ऐसे हैं जो अगर आपने पैसा 20 लाख से ज्यादा उस तरीके का लिया है तो आपके घर गिरवी रखकर आपका पैसा जो है वसूल सकता है, और बात खत्म है। क्लियर है? तो जो लोग भी लोन लिए हैं सावधान हो जाइएगा। नेक्स्ट, उसके बाद लीगल राइट्स ऑफ लोन डिफॉल्टर। क्या क्या लीगल राइट्स है? तो सिंपल, ये आपको जरूरत जानने का तो नहीं है, लेकिन इधर देखो एक नियम बता दिया गया कि अगर आप किसी का गिरवी रखने वाले हैं तो उसको 60 दिन पहले नोटिस दे दीजिए कम से कम, ठीक है, कि हम आपका घर जो है बेचेंगे। तो विजय मल्ल्या को नोटिस दिया जा चुका। दूसरा, बोला गया यू कैन मेक ए रिप्रेजेंटेशन अपील टू द बैंक मैनेजर ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड, मतलब आप अपील कर सकते हैं लेंडर बैंक मैनेजर को कि नोटिस पीरियड के समय जो है आप वहां पे, मतलब आप जो बोलना चाहते हैं वो बैंक मैनेजर आपका सुने, मतलब जो भी है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो नहीं सुने, तो उसको सुनने का मतलब हक है कि अगर कोई कर्जा लिया है कुछ बोल रहा है तो सुनेगा। तीसरा, ये बोला गया फेयर वैल्यू, अगर बंगलो का प्राइस मान लो 5 करोड़ है, देन उसको सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन जो है इस लेवल पे स्टार्ट किया जाएगा ₹2 करोड़ से समथिंग। मान लो घर का प्राइस जितना उसी हिसाब से मिलेगा। तो बोला गया कि सर इफ ए बंगलो इज फेयर मार्केट वैल्यू इज 5 करोड़। अब मान लो कोई आदमी ऑक्शन लगा रहा है, बैंक वाला ऑक्शन नहीं लगाएगा, तो बैंक वाला ऑक्शन लगाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि उसका, अरे बैंक वाला तो ऐसा बोल सकता है ना, क्या बोल सकता है बैंक वाला कि नहीं आपका घर इतना बड़ा है, ये बोला कि मेरा घर का वैल्यू 10 करोड़ है, बैंक वाला बोला नहीं 2 करोड़ है, ये 10 करोड़ कहां से, आपको चुकाना था 10 करोड़, तो बोला कि घर गिरवी रख लो 10 करोड़ चुक जाएगा, लेकिन बैंक वाला जानबूझकर बोल रहा है कि नहीं ये 2 करोड़ का 8 करोड़ और चुकाओ तुम। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो सर ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो भी चीज का नीलामी हो रहा है उसका फेयर वैल्यू होना चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? ताकि ये ना हो कि बैंक वाला 10 करोड़ का 10 करोड़ भी ले लिया और फिर बोले कि 10 करोड़ और बाकी है, क्यों? क्योंकि आपने उसका गलत वैल्यू लगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो ये काम जो है दिमाग में रखिएगा, इसका इतना हक है उसके पास। चौथा, राइट टू बैलेंस प्रोसीड। ये बोला गया कि सर अगर इफ बैंगलो ऑक्शन फेस्ड फॉर 6 करोड़ एंड लोन ड्यू वाज 5 करोड़ ओनली, देन लेंडर मस्ट रिटर्न 1 करोड़ टू यू। अगर मान लो सिंपल सा बात है कि क्या हो रहा है, अगर वो 6 करोड़ का है और आपका ड्यू मात्र 5 करोड़ है, तो 1 करोड़ रुपया वो उसको दे देगा, मतलब बैंक वाला उनको दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का उसको पास पूरा ऑप्शन है। और भी ऑप्शंस है कि जब भी कभी गिरवी रखा जाए तो फैमिली मेंबर को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, और कोई भी फैमिली मेंबर को 7 AM से, जो भी बैंक वालों को जो भी काम करना है, सुबह के 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक ही सारा कुछ करना होगा, उसके बाद वो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये उसको हक है। तो यहाँ पे नियम है कि रिकवरी एजेंट कैन नॉट हैरास यू फॉर ए फैमिली मेंबर्स, और दे कैन ओनली कॉन्टैक्ट यू बिटवीन 7 AM से 7 PM। समझ में आ रहा है? तो ये उतना छूट उसको इंसानियत के नाम पे दिया गया है सरफाइसी एक्ट के तहत। अब थोड़ी सी बात आते हैं, सरफाइसी एक्ट का नुकसान क्या है? क्या सुन पा रहे हो? 1 मिनट दे रहा हूं, जरा देखो सरफाइसी एक्ट का क्या है।
चेंज है प्रकाश तो दे दीजिए, नहीं तो मेरे बैग में देखिए होगा उसमें। इसको जरा पढ़िए लिमिटेशंस को। उसमें होगा, चेंज होगा, इसमें बैग में मेरा होगा। अच्छा दे दीजिए, यहाँ है प्रकाश, दे दीजिए। क्या बोले, स्कैनर? लिमिटेशंस ऑफ सरफाइसी एक्ट, मर्यादाएं क्या है? देखो जरा क्या क्या हो सकता है, खुद से सोच लो। एक डीआरटी, याद रहेगा डीआरटी क्या था? डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। उसी तरीके से है डीआरएटी, और ये दोनों का दोनों जो है, डीआरएटी सिंपल वही है, मतलब अपेलेट ट्रिब्यूनल उसमें आ गया है कि वो भी ट्रिब्यूनल वहीं पे जा सकते हैं, ये दोनों का काम है। ये दोनों के दोनों, पहला बात अंडर स्टाफ होता है, ज्यादा लोग होता है, खाली होता है। कभी कभी वहां जाइएगा तो कोई आदमी बैठ कर लूडो चेस खेल रहा है। कुछ ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होता है जहां पे बिल्कुल खाली सुना सुना होता है। और वहां का जो भी, नहीं, कुछ बहुत सारे जगह होते हैं जहां पे जाइएगा तो वहां के स्टाफ और बड़े बड़े, वहां का मैनेजर है वो, मतलब वहां के एक तरह से सीईओ, क्या खोला लूडो, मतलब इतना फ्री होता है। कुछ डिपार्टमेंट आपको आईएएस में भी मिलेंगे, नाम बताना नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट में आपको अगर उधर पोस्टिंग हो गया सचिवालय वगैरह टाइप में, बहुत कम काम होता है, काम ही नहीं होता है। मैंने कुछ वैसा है कि आप जाकर बैठकर आराम से इंतजार कर सकते हैं कि 4 बजेगा फिर चले जाएंगे। कुछ इस टाइप का भी डिपार्टमेंट होता है, मिलता है। वो आपके रैंक पे डिपेंड करता है कि कैसा रैंक आया। और उसके बाद ज्यादा तेज बनिएगा तो ज्यादातर मिनिस्टर्स वैसे डिपार्टमेंट भेज देता है कि जाके फाइल झाड़ते रहिए। इसलिए डरता है आईएएस ऑफिसर सब, सिर्फ उसी वजह से कि कहीं भेज दिया सचिवालय में फाइल ढोने ढाने के लिए, तो मामला जो है तो कहाँ आईएएस, कहाँ हीरो था और कहाँ आ गया है वहां पे, तो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगा। प्रॉब्लम ये होता है कि आपको इतना बड़ा डीएम जिला मिला था और सडनली ऐसा डिपार्टमेंट मिला जहाँ कोई काम नहीं है और कोई वैल्यू भी उतना कुछ खास कर नहीं रहा, तो वही चीज थोड़ा सा होता है हर किसी के लिए। खैर चलिए देख लीजिए लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन है कि यहाँ जजों की कमी के चलते केस निपटाने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, पहली बात। तो कभी कभी अगर ये धीमी है तो किसको नुकसान होगा? बैंक वाले को या जो कर्जा लिया उसको? बैंक वाले को। दूसरा, गाड़ी या मशीन की जल्दी नीलामी नहीं होगी तो उसके मूल्य में गिरावट आती है, जितनी पुरानी गाड़ी उतना कम दाम, तो भाई वो भी नुकसान ही है। तीसरा, उसके बाद हर प्रकार की संपत्ति की नीलामी में अच्छी बोली लगाने वाले मिल जाए, जरूरी नहीं, कुछ बार मध्यम जो है मार्गी समाधान भी बेहतर होता है। भाई जरूरी थोड़ी है कि हर बार कोई ना कोई खरीद लेगा और हर बार आपको 5 करोड़ 10 करोड़ वैल्यू मिल जाएगा किसी का नीलामी संपत्ति। जैसे फ्लाइट वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, अब मान लो फ्लाइट का एग्जाम्पल दें कि एरोप्लेन है, और एरोप्लेन अगर उसको हम करें तो हर कोई एरोप्लेन खरीदेगा, इसका कोई जरूरी थोड़ी नहीं। सरफाइसी एक्ट डज नॉट फैसिलिटेट सच आर्बिट्रेशन, सो गवर्नमेंट केम अप विद अ न्यू लॉ जिसको नाम है आईबीसी। अब चूंकि बीच का रास्ता जो है निकाल पाना मुश्किल है सरफाइसी एक्ट में। सरफाइसी एक्ट में क्या है बताना, या तो इधर या उधर या बीच का रास्ता है, इधर सीधा। सरफाइसी में बीच का रास्ता नहीं होता है। बीच का रास्ता निकालने के लिए एक नया कानून है जिसको बोलते हैं आईएनबी कोड 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड 2016, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरफाइसी एक्ट में सिंपल था, आर नहीं तो पार, लेकिन इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्सी कोड में बोला गया कि बीच का रास्ता निकालते हैं। अब आप बोलेंगे सर बीच का रास्ता निकालना ही क्यों है? तो बीच का रास्ता क्यों निकालना है बता चुका हूं, लेकिन आप लोग को क्या है, कभी कभी बहरे हो जाते हैं, सुनते नहीं। क्यों निकालना है? हाँ कह सकते हो, लेकिन मेन बात ये है कि मान लो आपको 10 करोड़ का ऑक्शन हुआ ही नहीं, तो कभी कभी 10 करोड़ के ऑक्शन से अच्छा है कि आपने उसका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया कि 10% तुमको ब्याज चुकाना था, अब 8% पे चुकाना है, फिर भी बैंक वाले को मान लो 9 करोड़ रुपया मिल जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो इसलिए बीच का रास्ता जो है लाया गया, और वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। क्या सुन पा रहे हैं? 2016। तो इसके तहत की बात समझ लेना कि एक ऐसा आदमी आता है जो सीए के एग्जाम के बाद क्वालिफाई तो करता ही, और भी एक एक्स्ट्रा एग्जाम लिया जाता है और उन लोग को रखा जाता है बीच में, जो वो बताता है कि भैया इसमें क्या कर सकते हो, तुम कितना दे सकते हो बताओ, और किस हिसाब से दे सकते हो। तो उसको कभी कभी बोला जाता है कि ठीक है तुम लोन ना 4 साल में चुकाने वाले थे, तुम अब 6 साल में चुका देना। समझ में आ रहा है? तुमको 10% ब्याज दे रहे थे, तुम अब 8% में चुका लेना। तो कभी कभी एनपीए में बहुत फायदा भी हो जाता है, बहुत लोग एनपीए का फायदा भी उठाते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस तक। अब वो क्या करते हैं, ले लेते हैं लोन, चुकाते नहीं, बाद में जैसे अपना मजबूरी बहुत सारा सुना देते हैं। अब इतना ना मजबूरी सुना दे कि बैंक वाले बोला चल ठीक है 10% ब्याज चुकाना, तो तू 5% चुका दियो, तो उसको फायदा हो गया घाटा हुआ? फायदा ही हो गया। तो कभी कभी लोग जानबूझ के भी नौटंकी करता है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के काम कर लेता है। तो कभी कभी अगर आपको ऐसा मिले मौका तो कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा पकड़ाइएगा तो उसके बाद दोगुना होता है उसके बाद।
उसके बाद फिर अब मत बोलिए कि सर जी वो बोले रहे, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है आप दिमाग में रख लेना। तो कभी कभी आप कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन विजय मल्ल्या टाइप आदमी करता है। क्या 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 सूरत राय? नहीं देखो तो सुब्रतो राय से लेकर एक आदमी का नीलामी, बहुत लोगों का नीलामी हुआ है। नीलामी तो होगा ही भाई। अरे आपको मैंने बता दिया था कि पैसा वो कहां से जाएगा। मैंने बोला भी था कि बैड बैंक क्या करता है। बैड बैंक उस फ्लाइट को खरीद भी लिया तब भी नुकसान है, तो हमारा और आपका टैक्स पेयर का पैसा गवर्नमेंट देती है उसको, बैंक को, कि चलो तुमको नुकसान हुआ हम दे देते हैं। तो गवर्नमेंट अपने बाप के घर से नहीं ला रही है, गवर्नमेंट आपको और हमारा टैक्स के पैसा किसी और को दे रही है। तो ऐसा कैसे कि हरामखोर कोई आदमी चोरी करके चला भी गया और फिर दूसरे का पैसा ले भी रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको कॉम्पनसेट कर रही है। तो ये स्कैम वगैरह जो है, भले आपको लगता होगा बहुत ये और मजेदार चीज, लेकिन वो हर घर, मतलब बहुत घर को तबाह करके जाता है कि हमारा ही पैसा जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा है। खैर आते हैं आईबीसी पे, एक लाइन में समझते हैं, बात खत्म। पहला है, आईबीसी ने दो तरीके के कैटेगरी में क्लासिफाई किया। पहला एक है फाइनेंशियल क्रेडिटर, जिसको एफसी बोलेंगे, और यह है ऑपरेशनल क्रेडिटर, ओसी। इसमें है कि बैंक, एनबीएफसी, बॉन्ड, अदर डिप सिक्योरिटी होल्डर, होम बायर जितने हैं वो इसके अंदर आएंगे। वर्ड देखो, फाइनेंशियल क्रेडिटर, क्रेडिट वाला मतलब समझते हैं, मतलब एक तरह से उधारी वाला काम। दूसरा है ऑपरेशनल क्रेडिट, इसमें सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, सैलरीड एम्प्लॉय, इन लोगों से जो कंपनी की कुछ वस्तुएं कराती है उस पर पैसा बकाया है। दे कैन कंप्लेंट अंडर आईबीसी कोड फॉर रिकवरी ऑफ ड्यू अमाउंट, ये लोग दे कैन कंप्लेंट अंडर आईबीसी कोड फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। दे कैन सीट इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, दे कांट सीट। यहां देखो, ये एक तरीके से बैंक हो गया ना जी, तो बैंक के पास जितना अथॉरिटी है, क्या उतना किसी और के पास अथॉरिटी होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो बैंक वाले क्या अथॉरिटी जितना सारा है वो सब इस प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। आईबीसी कोड का कुछ अपील स्ट्रक्चर है, इसको देख लो। आप मुझे बताना आईबीसी कोड बनाना क्यों पड़ा? सरफाइसी एक्ट के कारण बनाना पड़ा या किसी और के कारण? सरफाइसी एक्ट के कारण, क्योंकि कुछ वैसा था एक ही बार आर पार क्यों करने लगा, मतलब कि क्यों जिंदा मार दोगे एक ही बार। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए ये मामला मेन किया गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब देखो जरा इधर, कोई भी आदमी जो कि अगर बहुत सारा बिजनेस चलाता है, रजिस्टर अंडर द ये है, तो उसके लिए कंपनी इधर है, नेशनल एनसीएलटी याद है तो ठीक है, ये वाला याद है तो ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी आदमी इस दोनों में जा सकता है, डीआरटी में या फिर कहा एनसीएलटी में, कि भैया हमको जाना है और अपील करना है, और इधर भी आदमी आकर अपील कर सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है, अपील करने से पहले ये लोग दूसरा काम कर देते हैं। देखिए जरा, अगर मान के चलो किसी भी ट्राइब्यूनल में आपका सॉल्यूशन नहीं मिला, तो आप फिर एक ही ऑप्शन बचा है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, और सुप्रीम कोर्ट लास्ट ऑप्शन है। लेकिन यहां देखिए, एक यहां पे प्रोसेस फॉर रिजोल्यूशन दिया हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप इसको आराम से एक बार देखें, इस फोटो को। आईबीसी का मतलब समझ में आ गया है? पहले क्या है, मध्यस्थ करना, ताकि काम जो है प्रॉफिट में। अब इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ये आदमी दिख रहा है, तो सीए लोग थोड़ा खुश हो जाइएगा, सीए लोग के पास ऑप्शन होता है। समझ में आ रहा है? चार्टर्ड अकाउंट, लेकिन बढ़िया सीए रहिएगा, हाउ वाला फ्री का सीए मत बन जाइएगा। समझ में आया? कि बीकॉम किए हैं सीए बन गए, क्या कि 12th से लैपटॉप चला रहे थे। तो मतलब ठीक है, जो भी है, सीए का एग्जाम ये बहुत, ये जो लोग होते हैं ना, ये जो आईपी होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ये बड़े तेज तड़ाक होते हैं लोग, बहुत तेज होता है सब। इससे मामला निपटाता भी बड़ी सही से। और देखो ना, सीए सब का क्या है, वो बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लेता है चीजों को, क्योंकि भाई उसी का काम ही, उसी का आदत ही। एक बार देखेगा, वैल्यूएशन देखेगा, इधर देखेगा, समझ जाएगा कितना का है। जैसे एक सार्क टैंक इंडिया एक आता है, मतलब एक सीरीज करके, देखिएगा जरूर, अभी नहीं एग्जाम के बाद, ठीक है। सार्क टैंक इंडिया में आप सोचिए कि कोई एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आ रहा है, और मान लो 10 मिनट में या 5 मिनट में एक आदमी जो है वो डिसाइड करके बोल दे रहा है कि हम तुम्हारे कंपनी में 100 करोड़ या 200 करोड़ हम अपना इन्वेस्ट करेंगे। इतना आसान तो नहीं हो जाएगा ना। यहां तो 5 रुपए देने में लोग अपना, मतलब 5 रुपए छोड़ो, बुखार लोग नहीं देते अपना, मतलब वो शेयर नहीं करते। 5 रुपया तो बहुत बड़ा चीज है। तो लॉजिक क्या है कि 10 मिनट में वो आदमी कैसे डिसाइड कर लिया कि हमको 100 करोड़ रुपए इसके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, 6% ब्याज पे की 6%, 10 मिनट के अंदर डील फाइनल। समझ में आ रहा है? तो सर वो इसलिए होता है क्योंकि उसके पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं, और उनको आइडिया भी लग गया है अब एक पूरा, इतने सालों से काम करते करते, कि इस बिजनेस में इतना लगा रहा है तो इसका कितना ब्याज मुझे मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आइडिया लग जाता है। इसलिए बहुत सारा कंपनी, जैसे बाइजू कंपनी सुने होंगे आप लोग, जो बाइजू लर्निंग ऐप, तो बाइजू ने इतना इन्वेस्टमेंट ले लिया कि हद हिसाब ही नहीं है बाइजू का, और चुकाने में भी क्या है, असमर्थ है। अब उसका हालत बिल्कुल खराब हो गया। तो होता क्या है कि कभी कभी बाइजू आपको जो दिख रहा है, जो बड़े बड़े कंपनी दिख रहे हैं आपको एडुटेक के, उसमें किसी और ने इन्वेस्ट किया है, और उसके पैसे पे दे दनादन खूब मस्ती, खूब प्रचार, खूब चलता है।
और फिर उसके बाद जब इनकम जनरेट नहीं हो रहा होता है तब फिर उस कंपनी का लोटिया डूबने पड़ता है। सब कंपनी वैसा ही हुआ। एक समय था जब आकाश जो है वो बहुत एकदम बड़ा है, आकाश को फिर खरीद लिया बाइजू ने, और आज ऐसा समय आ गया कि फिर बाइजू सोच रहा है कि हमको कौन खरीदेगा। तो लॉजिक क्या हो कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ऐसे लोग खाली इन्वेस्टर के पैसे तो दिखाते हैं ना, बड़े बड़े टेक, इतना बड़ा होता कुछ नहीं है मामला, क्योंकि पैसे किसी ने इन्वेस्ट कर दिए, उनके पैसे पे जितने साल तक चलेगा उतने साल तक चलेगा। उसके बाद मानो जैसे कुछ लोग लोन लेके खूब सिगरेट उगरेट पान की दुकान खूब खाएंगे, लोन लेके खूब अपना खाते पीते रहते हैं, कुछ दिन बाद तब पता चलता है कि तो बड़ी बड़का काम करके गया, आप समझ पा रहे हैं, और फिर वो घर छोड़ के गांव छोड़ के भाग जाता है। अरे बहुत लोग होते हैं भाई, लोन लिया है 10 लाख 20 लाख लोन कहीं से बैंक से दोस्ती करके ले लिया, खूब हर दिन, भाई ऐसा ऐसा आदमी को देखा मैंने, हर दिन एक दुकान में खड़ा करता था, देना 5 रुपए का चीज को मतलब 50 रुपए 60 ऐसे दे दे रहा है, ले जा 100 रुपए ऐसे 200 करके। और आगर का लोग भी भौकाल में टाइट है कि बाप रे क्या कर रहा है, सब समझ नहीं आ रहा है। भौकाल में लोग पागल हुआ है कि मतलब ये देखो 10 रुपए के चीज को 100 रुपए देके खरीद रहा है। और जो कोई आया बच्चा टॉफी मांगने चॉकलेट, उसको 10 रुपए नहीं दे, सीधा 1000 का नोट ला। समझ पा रहे, इस तरीके का मामला भौकाल इस तरीके का चल रहा है। और जस्ट उसके 2-3 साल बाद जब समझ में आया कि जा उसका घर बिका गया, फिर समझ में आया कि जा उसका फिर ट्रैक्टर बिक गया, घर बिक गया, अब सर उसके साथ रोड पे है, कोई आदमी उसको मारने के लिए गांव छोड़ के भाग गया। तो लॉजिक क्या है, इस तरीके का जो कांड, अरे बहुत लोग गांव में होते हैं, अब क्या आसपास भी होंगे, अब जो लोग हंस रहे हैं हमको क्या पता कहीं उनके घरों में आसपास कोई होगा, मतलब घर के अगल बगल में, भाई होते तो हैं गांव में, हम तो जानते हैं भाई, हम तो गांव में एकदम ठेठ भाषा की तरह देखे हैं कि बहुत लोग उस तरीके होते हैं, क्योंकि उनको भौकाल टाइट खाली चाहिए होता है, और खूब उधर उधर कपड़ा पहन के घूमेंगे कुछ दिन तक, उसके बाद समझ में आ रहा है, उसके बाद जो है पान थूकेंगे कहीं उधर कहीं उधर और मामला निपट जाएगा। इस तरीके का बिहार में होता है बहुत ज्यादा। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा कनेक्ट किया चारवाक से ना। देखना आईवीसी जो प्रोसेस है, इधर देखो, आपको इधर देखना ध्यान से, क्या है, पे माई बिजनेस लोन 1 करोड़ रुपया दिख रहा है, कौन बोल रहा है, एक्सिस बैंक बोल रहा है, बोरोवर नहीं बोल रहा है, देने वाला बोल रहा है। एक्सिस बैंक ने सीधा बोला कि बेटा ऐसा है, पैसा लियो पैसा चुकाओ, बात खत्म, इससे ज्यादा हमको ना कुछ चाहिए ना कुछ कम है, बात खत्म। अब एक्सिस बैंक मांग रहा है तो इसने क्या बोला, जरा देखो ध्यान से, इसका हालत देखो, ये क्या है, बोरोवर है, पर्स अपना खाली दिखा दिया, कुछ नहीं, जो आदत भी है लोग देख लो कहां कुछ होगा, और रख रहेगा पीछे वाले पॉकेट में, समझ पा रहे, पर्स खाली रख लेता है पहले ही, और उसका पीछे वाला पॉकेट में रख लेगा, देख लो पर्स देख लो। अब दूसरा है ये वाला, ये भी बोल रहे सर एम्प्लॉय, क्योंकि सर ये मांग रहा है कि हमारा सैलरी दो, बैंक के पास देने के लिए भी नहीं, एनी ऑफ देम कैन फाइल केस, कोई भी आदमी फाइल केस कर सकता है, या एक्सिस बैंक भी कर सकता है, या एक्सिस बैंक का एम्प्लॉय भी कर सकता है कि हमारा पैसा नहीं दे रहा है। क्लियर है, इधर देखो, अब यहाँ पे जज को दिख रहा है आपको, ये जज के पास ये एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये बीच में देखो, इफ द कंप्लेंट इज एक्सेप्टेड इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल हो आएंगे बीच में, कि देखो जरा क्या करना है। ये आदमी देखो बीच में आया, ये बोरोवर दिख रहा है आपको, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है जिन्होंने लोन दिया है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी इनको बोलते हैं। तो बीच में जो मध्यस्थता होता है इनको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, जो लोग करते हैं, इनका एग्जाम होता है, इनको निकाला जाता है, और ये लोग अपना कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन दोनों को मिलाएंगे और एक बीच का रास्ता निकालेंगे ताकि काम भी हो जाए और उसका नुकसान भी ना हो, बात खत्म। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आईबीसी क्या है, तो आईबीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दिमाग में रखना। और उसके बाद बाकी ये मैं कमिटी का नाम नहीं पढ़ाने वाला हूं, यहां से आप जा सकते हैं नए चीज में, बस इसे याद रखिएगा, तीनों का जब भी कभी पूछा ना तो हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर होगा। अब आओ नेक्स्ट, अब कुछ लोग जानते बूझते भी अपना डिफॉल्टर करते हैं काम, कुछ लोग से गलती हो गया कि नहीं हमको याद ही नहीं था कि 4 तारीख को कटना था कि 5 तारीख को, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं भाई। विजय मल्ले क्या लगता है आपको, जानबूझ के किया होगा कि गलती से हो गया होगा, अयासी कर रहा है इतना हो तो जानबूझ के किया होगा। तो सिंपल सा बात है, ए पर्सन और कंपनी इनकैपेबल टू पे ऑफ लोन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी। अब आगे देखना, ये विलफुल डिफॉल्टर क्या है, ये करता क्या है, ए पर्सन और कंपनी हैज कैपेसिटी टू रिपे द लोन बट नॉट रिपेइंग द लोन, वो दे सकता है लेकिन दे नहीं रहा है, कर देने का मन नहीं, तो उसका हैंकड़ी निकालेगा। दूसरा एलिजिबल फॉर लोन, ये लोग एलिजिबल है इसलिए क्योंकि भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एलिजिबल बिकॉज इनका जो एसेट है उस सरफाइसी एक्ट के तहत होगा। विजय मल्य नहीं दे रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, पकड़ के जितना भी है सब किया जाएगा। इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं लेकिन याद रखना गेट गवर्नमेंट जॉब बिकम, इसमें नहीं हो सकता है अगर आईबीसी है, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट अबाउट दिस। लॉजिक कहने का आदमी, इसमें बहुत सारा कुछ है कि एक आदमी जो पैसा बकाया है और उस पर आईबीसी का कोड और धारा लग चुका है, वो ना इलेक्शन लड़ सकता है, ना जज बन सकता है, ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अगर बढ़िया से केस कर दे बैंक वाला, जो लोग पैसा नहीं चुकाए हैं
और उस लेवल पे पहुंच जाए तो सरफाइसली एक्ट उसको पूरा हक देता है कि वो कोई भी आदमी कोई जॉब नहीं कर सकता है, ना इलेक्शन लड़ पाएगा ना कुछ ना कहीं। कुछ बुझा रहा है? तो इसलिए विजय माल्या का ये कंडीशन अब आ चुका है। तो विजय माल्या भी कुछ दिन बाद जो है अपना काम कर लेंगे। अब इधर देखो, विलफुल डिफॉल्टर डेटा कुछ समय के हिसाब से बताया गया है कि 2020 में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझकर पैसा नहीं चुकाए, और दिसंबर 2022 में वो संख्या और बढ़ गया, यानी कि ये करोड़ में रुपया 12,911 करोड़। इतने लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर पैसा नहीं चुकाए, मतलब इतना पूरा मतलब पैसा नहीं चुकाया गया पूरा मिलाकर। अब ये जो है बहुत जो है ना बहुत भयंकर डेटा है। इस वजह से देखो यहां विजय माल्या स्टॉप्ड पेइंग लोन टू बैंक, yet SBI did not declare him willful defaulter। 2017 तक SBI ने कुछ नहीं बोला कि क्या पता कहीं चुका दे, उनको पाकिस्तान से उम्मीद लग रहा था। दूसरा, मीनिंग 5 year gone in paperwork bureaucratic laziness। 2023 में आरबीआई ने बोला बैंक शुड नॉट टेक सो लॉन्ग टाइम, डू दिस एक्सरसाइज विद इन 6 months और आफ्टर अकाउंट बिकम एनपीए। अब इसके बाद ये चीजें हैं इस तरीके से अब कम किया। इधर देखो विजय माल्या दिख रहा है, देखिए भौकाल टाइप करके रखा हुआ है, आप समझ पा रहे हैं? तो देखिएगा क्या 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 क्या। हाँ देखो, अब देखो भैया ये क्वेश्चन सुन लो पहले, इस क्वेश्चन को पूछने से पहले और भी कुछ जान लो, उसके बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन फिर भी समझ लो ध्यान से। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं ला सकती है गवर्नमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं। अरे भाई गुंडा अगर कोई होगा तो होगा, लेकिन ना कोई गवर्नमेंट से बड़ा गुंडा है ना कोई पुलिस से बड़ा गुंडा है, समझ में आ रहा है? जिस दिन प्रशासन हो गया अपने पे आगे हो गया, मैंने बार बार बोला भारत में पैसे चुरा कर भी हेड लिस्ट और हीरोबाजी करना भारत में हो सकता है, ये और कहीं पॉसिबल नहीं है। इंडिया में धूमधाम से पॉसिबल, और ऐसे ही लोग नेता बन के घूम भी तो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, भारत में चोर उचक्के क्यों हो जाता है? यहाँ सारा कुछ चलता है राजनीति पे, और राजनीति भी क्यों चलता है? क्योंकि जाति पे चलता है। अब एक आदमी जो 20 मर्डर किया हुआ हो, 50 मर्डर किया हुआ हो, और उसको भी वोट में अगर परमिशन दे दिया गया, तो ये सारी इंडिया में ही और बिहार में ही पॉसिबल, और कहीं और पॉसिबल नहीं है ये। तो विजय माल्या के पीछे और भी ऐसे, यार ये खुद मिनिस्टर रहा हुआ है, ये खुद एविएशन मंत्री रहा हुआ है, और खुद ये डिसाइड करता था कि एविएशन मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाए बजट में। बताइए, मंत्रालय का आदमी जिसका खुद का कंपनी किंगफिशर हो, खुद का एयरलाइंस कंपनी हो, वो आदमी डिसाइड करेगा कि एयरलाइंस कंपनी में कितना बजट इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि ये आदमी जो है आउटसाइडर और बाहर का, ये तो मंत्रालय के अंदर का आदमी है, तो सब कुछ पता था। तो आप मुझे बताइए, इसको भी तो बहुत पता होगा, बहुत लोगों का पोल पता होगा, इसको भी तो बहुत लोगों के सारे सीक्रेट्स पता होंगे, तो वो उनका मदद नहीं करेगा तो कैसे होगा? तो सवाल यही होता है, ये बड़े लेवल पे गेम खेला है, मिडिल क्लास छोटे लेवल पे गेम खेलेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। मैं इसका कोई एक बात ये वो नहीं कर रहा है, तो चोरी उचक्का ही, दूसरा कुछ नहीं। इसके बदले से कितना फैमिली का घर बर्बाद हुआ होगा। लेकिन पॉइंट इज कि गवर्नमेंट जब चाहे तब ला सकती है, बस थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दा से अगर हट जाए गवर्नमेंट और हाथ कोई खींच ले तो 2 मिनट का काम है इसको ले आना वहां से, और उसका सब पब्लिक एक एक थप्पड़ मारेगा नहीं, इसका तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। बट पॉइंट इज, देखो हम इसलिए उस पॉलिटिकल मुद्दे में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। सिंपल याद रखिएगा, विजय माल्या को पीछे नहीं लाने का कारण कोई लॉ, कोई कुछ घंटा उंटा कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिशियल है बस। यही तो आतंकवादी को लाना इतना आसान है, विजय माल्या को लाना इतना डिफिकल्ट कैसे हो जाएगा? क्योंकि हरामखोर इसके पास पैसा है, ये पैसा फेंक देता है, और इतना पैसा फेंकता है कि फिर कोई पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी या रूलिंग पार्टी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो फिर इसका कदम और फाइल ऐसा खींच लेता है, जैसे सलमान खान। यार आप लोग में से अधिकतर लोगों को बात तो पता ही होना कि सलमान खान ने हिरन का शिकार किया, काला हिरन का। सलमान खान ने रोड पे बैठे लोगों को उड़ा दिया, केस चलता है। लेकिन कब चलता है? जब कोई फेस्टिवल का समय होगा, जब पुलिस वाला, वकालत, इन सबको पैसा का जरूरत है, इसलिए उसका जब भी केस लड़ा, दशहरा, दीपावली, ईद के टाइम में, छठ के टाइम में, इस समय केस खोल दिया जाता है, पैसा आ गया, सलमान खान बरी बम बम हो गया। तो लॉजिक क्या है? हम जानते हैं कि उसने किया है, उसके बावजूद उसको सजा नहीं, उसके बाद धूमधाम से चल रहा है, वो बिग बॉस खेल रहा है मजाक थोड़ी है, धूमधाम से कर रहा है जो आदमी मर्डर किया। तो लॉजिक क्या है? ये इंडिया में ही पॉसिबल है। तो सर इसमें बहुत सारा कुछ है, काम का नहीं है, दिमाग में रखिए। देखो क्या लिखा है, वन टाइम पेमेंट, क्या लिखा है, हेयर कट कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट समझौता। हेयर कट समझते हैं? हेयर कट कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज मतलब ये सर, विलफुल डिफॉल्टर कांट कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, कैन डू, आई कांट रिपे द फुल 100 रुपया, देन ये बोला कि कम से कम 90 रुपए तो हराम को चुका दे। तो 90 रुपए में क्या बोल रहा है? एक वन टाइम पेमेंट है, दूसरा इंस्टॉलमेंट में। तो कह रहा है कि हमको हेयर कट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? और ये जो है आफ्टर 2023 में रिफॉर्म हुआ कि हेयर कट कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो सकता है, अब लोन रीस्ट्रक्चरिंग जो है नहीं हो सकता है। मतलब अब अगर ये विजय माल्या अगर ये चाहे
तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग इस पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको डायरेक्टली एक बार में पैसा पूरा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है पार कर गया, जो भी लिमिट था वो पार कर गया। तो इस तरीके का मामला जो है आपको दिमाग में रखना है। अब देखो इसमें एक गारंटर भी तो होते हैं, गारंटर नहीं जानते हैं? अरे गारंटर हमेशा उसका गर्दन पकड़ा जाता है गारंटर का, बहुत तो गारंटर में नहीं जाता है, गारंटी लेता नहीं। हम शादी जो करा था एकदम बढ़िया जगह होता है और उसका दो ही कुटाता है दोनों से, सब लोग अपने अपने मिल गया, और जो गारंटर बना था बीच का मध्यस्थ था, वो लड़की वाला भी गाली दे रहा होता है कि हरामखोर कहां से निपुत्रा आए लिया, आप समझ पा रहे, और इधर से लड़का वाला भी गाली दे रहा होता है, दोनों तरफ से ही गाली खा रहा होता है। तो गारंटर जो है उसका गारंटी किसी का नहीं है। इधर देखो ध्यान से, दिस डीमोटिवेट्स ऑनेस्ट, हम ही बेवकूफ हैं कि हम लोग टाइम पे लोन भरते हैं, बात सही है। जो इंसान जो मेहनत करके लोन भर रहे हैं, गधा हम ही लोग हैं। दूसरा इधर क्या है, या बट सम मनी रिकवरी बेटर देन नथिंग, आप मतलब बात को समझो, ये समझा रहे आरबीआई। तो कोई भी कुछ कितना भी कह ले, पॉइंट यही है कि सर मिडिल क्लास बेवकूफ था, है और बेवकूफ रहेगा। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, जीवन भर पीसते रहिएगा। इससे निकलने का एक ही तरीका है, क्या जो आप कर रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं, मिडिल क्लास क्यों आई इसके प्रति इतना क्रेजी रहता है, क्योंकि वो अपने उस फेज से निकलना चाह रहे हैं। नहीं तो वो फेज बहुत गंदा फेज है, वो ऐसा गंदा फेज है कि अचानक से एक्साइटमेंट चरम सीमा पे और अचानक से एक्साइटमेंट धड़ाम से डाउन, कल को क्या होगा कुछ पता नहीं है। और इसलिए मिडिल क्लास का मजा बहुत तो भले कहते हो, लेकिन मिडिल क्लास का कुछ मजा वजा होता ही नहीं। मिडिल क्लास एक मजबूरी है, जिस मजबूरी में ना आप नीचे जा रहे हो, ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहे हो तो पूरा दम नहीं लगाते, इसलिए पूरा दम लगाओ तभी ऊपर जाओगे। और ये भी सच बात है कि जो ऊपर लोग बैठे वो भी कभी मिडिल क्लास थे, उन्होंने दम लगाया वो ऊपर आ गए। आप बस खींच के दम लगा रहे हैं, आप काम वही कर रहे हैं, मिडिल क्लास में बने रहे तो बने रहिएगा, क्योंकि मिडिल क्लास का मतलब ये जद्दोजहद, और आप जद्दोजहद में फंसे। इसलिए उससे बाहर निकलना है तो एक ही तरीका है कि सिंपल, आप इतना एफर्ट लगा लो कि काम हो जाए। एक नॉर्मल आदमी मिडिल क्लास से ऊपर चला गया, मनोज वाजपेयी जैसा आदमी जो यहाँ का है, जिसका कुछ आगे पीछे नहीं है, नवाजुद्दीन से कुछ आगे पीछे नहीं, एक बात बता रहा हूँ, एक अलग फील्ड का है, हर फील्ड में कोई ना कोई तो है ही। अभी जो दिव्या तौर है वो भी तो अपने मतलब देखो, घर जो वीडियो दिखाता है तो समझ में ही नहीं आता है कि मतलब वो घर है कि क्या है। घर मतलब वो घर रहने लायक तो बिल्कुल नहीं है, कि इंसान जो एवरेज इंसान उसके लायक तो रहने के है ही नहीं। तो उसने दम लगाया, तो अब देखो सीधा एक ही बार में जनरेशन चेंज हो गया, मिडिल क्लास के प्रवृत्ति से ऊपर चला गया। मैं नहीं कह रहा बड़ा या छोटा, बट पॉइंट इज कि निकलो उससे, और उसमें रहना चाहते हो तो भैया हमको नहीं लगता कि कोई रहना चाहता होगा, मौका सबको मिले तो। और याद रखो, जीवन में अगर बहुत बड़ा झटका लगे ना, धक्का लगे, तो समझना मौका मिला है कुछ बढ़ने का, नहीं तो कंफर्टेबल लाइफ तो निकल ही जाएगा। इसलिए जब कुछ धक्का लगे, जैसे जितना लोग निकलते उसमें या तो गरीबी धक्का मार देता है, या उसके पापा मर गए, कोई कमाने वाला नहीं है, या फिर अचानक से कोई सडनली डेथ हो गया, इस तरीके की सिचुएशंस में आदमी निखर के आ जाता है। तो अगर वैसा झटका नहीं लग रहा है तो देखो एक दो आदमी को मार के देखो झटका लगे, कहीं क्या पता आप आईएएस बन जाए। मतलब अपने लोग को नहीं मारना है, किसी और को मार के देख लेना। अब एक आदमी जो 7 साल जेल रहा, उसके बाद आकर आईएएस बन जाता है, तो मजाक मत थोड़ी ना बोलोगे कैसे चल गया, वो जेल में था, मर्डर का चार्ज था, ये वो फलाना। बट बहुत सारे प्रावधान होते हैं, बहुत सारा चीज होता है। तो बस मैं तो बस यही कहूंगा कि मिडिल क्लास से निकल जाओ, नहीं तो जीवन इतना आसान नहीं होने वाला। मैं सच बता रहा हूं, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कदर नहीं होगी। और बुढ़ापे में लोगों को जरा देखिएगा, मिडिल क्लास का क्या वैल्यू होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है, आपके साथ भी होगा। तो मैं चाहता हूँ निकल जाए, इसलिए कोशिश में है। देखो बोलना ज्यादा कम कर दिए, इसलिए कि मैं समझ गया हूँ कि जिसको निकलना होगा अब निकल ही जाएगा, जिसको नहीं निकलना होगा कम वक्त नहीं है निकलेगा। लेकिन फिर भी एक झटका देते रहता है आदमी के, क्या पता इसी झटके से काम बन जाए। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है आईबीसी प्री पैक। देखो इधर, अब कुछ ऐसा भी तो है, पर्दे के पीछे सेटल कर लेते हैं। जैसे विजय मल्ल्या ने बोला क्या हमारा बात, हमारा बदनामी होगा, उससे बनिए कि पैसा कुछ ले दे के पीछे हो गया, पीटी सेट हो गया मामला। तो उसी को बोलते हैं आईबीसी प्री पैक। नाम देखना कितना धांसू है, प्री पैक, पर्दे के पीछे जल्दी से काम सुलटा लेते हैं समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का मामला जो हो उसको आईबीसी प्री के बोला, क्योंकि इसको पता है कि मेरा केस अखबार के सुर्खियों में नहीं जाना चाहिए, चुपचाप पर्दे के पीछे समझौता करते हैं। नेता लोग ऐसा करते हैं, तो इस तरीके से समझौता हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे पत्रकारों से डर शर्म नहीं है, जिसको उसको कोई डर नहीं है, विजय मल्ल्या टाइप उसको इतना डर थोड़ी है, तो क्या बोलता है जो भी है। तो सर इसमें दो बात बोला गया, एक बोला गया कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी और दूसरा प्री पैकेज। प्री पैकेज में 120 दिन के अंदर मामला खत्म। क्यों? क्योंकि हमको शर्म आ रहा है कि मेरा बदनामी होगा, और बाकी उसके अलावा नहीं तो 330 दिन उधर CIRP में जाइए और जीवन का आनंद लीजिए। ठीक है जी। एक आईबीसी 2021 में एक अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें बोला गया था कि MSME वाले पे भी अब लागू होगा धीरे धीरे, जो लघु उद्योग वाले हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उन पे भी अब लागू होगा। मतलब उनका भी गिरवी रखा जाएगा। अब ये नहीं कि मतलब 5 लाख 10 लाख का 2 लाख वाले को नहीं रखा जाएगा, उनका भी गर्दन पकड़ा जाएगा। तो देखिए क्या होता है, कब तक होता है।
अब इस पर नेक्स्ट एक CIRP दिख रहा है क्या, और एक है PIRP। CIRP में याद रखिएगा फॉर्मल प्रोसेस होता है, और फॉर्मल प्रोसेस में क्या है, इसमें आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये वाला में आप प्री पैकेजिंग में नहीं जा सकते, क्योंकि पर्दे के पीछे सारा होता है। टाइम लिमिट ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, जरा इसको बनाने की कोशिश करिए तो बन रहा है कि नहीं कर रहे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये वाला भी देख लीजिए, जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बनाया गया, और ये इसके डेटा याद रखिएगा बहुत बार पूछता है। दो लोग है, एक होता है IU और एक होता है ये IPA, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी होता है। इन लोगों को करने के लिए आपको मात्र एग्जाम देना पड़ता है, और इसमें एक चेयरमैन होते हैं, जिसके फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो MM साहू बने थे, या MS साहू करके, अगर याद आए तो ठीक है। अभी रवि मित्तल है इसके अध्यक्ष। क्यों? इंसॉल्वेंसी का। तो मुझे बताओ इंसॉल्वेंसी क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि सरफाइसी एक्ट के कारण बनाना पड़ा, या ऐसे ही बनाए लोग? सरफाइसी एक्ट, ये दिमाग में रखिएगा। सरफाइसी अगर याद रहे ना तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड याद आ जाएगा, अगर सरफाइसी याद नहीं रहा तो ये भी याद नहीं आएगा। तो बीच का रास्ता इंसॉल्वेंसी ने निकाला, ठीक है। चलो, फ्यूचर ऑफ बैंकिंग क्या होगा वो बात की चीज है। 2019 प्रीलिम्स का क्वेश्चन, इसको बनाओ। और कॉमन सेंस से बनाना है ये, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बना सकते हो। उसमें आंसर तो आपको दिया ही हुआ है, लेकिन आप एक बार टॉपिक पढ़ लो। तो उसमें मुझे इसलिए सिर्फ बताना पड़ा आपको, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 जो है ना वो थोड़े से है ऊपर नीचे वाला। पॉइंट नंबर 2 है टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए दो तीन बात समझना। अगर मान के चलो बैंक इस बात के लिए डर से लोन ही ना दे कि पता नहीं फिर से बैड लोन हो जाएगा, तो इकोनॉमी चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से समझना जरूरी है कि कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक लोन देगा ही देगा। नहीं देगा तो इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगा। और बैंक किस चीज पर चलता है? वो लोन देने पे ही चलता है। बैंक का मेन वही है कि लोन देगा तभी ब्याज कमाएगा। बैंक ऐसा थोड़ी है कि अगर पापड़ छान के बेच कर पैसा कमा लेगा। तो बैंक का काम ही है कि उसका इंटरेस्ट पे कमाना है। जब तक लोन नहीं देगा तो इंटरेस्ट मिलेगा कहां से? क्लियर है? तो दिमाग में रखना कि इन सब के बावजूद, जब भी मेंस में लिखना तो ये बात जरूर लिख देना कि इन सब के बावजूद भी जो है बैंक अपना काम करेगी, क्योंकि बैंक का वही मेन काम ही है और मेन उसका बिजनेस ही उसी पे टिका हुआ है। नेक्स्ट है एक क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। ये जो आपने पूछा था इधर, क्या कोई आदमी जो पैसा लेके भाग गया तो क्या उसको क्या ठिकाना लगाएगा, क्या नहीं लगाएगा? क्रॉस बॉर्डर, जरा इसको देखो एक बार। मान लो इंडिया का आदमी है, विजय माल्या, पैसा लेके यहां से भागा, अमेरिका चला गया, अमेरिका में जाके कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लिया, तो क्या गवर्नमेंट उसका वहां का प्रॉपर्टी सीज कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर लेगा। और मान लो कोई अमेरिका का आदमी अमेरिका से पैसा लेके इंडिया भाग गया और इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद के रखा है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट भी यहां पे आकर उसका प्रॉपर्टी सीज करके उसका नाम निकाल लेगी। इसको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। अब इसमें दो तीन चीज होता है। जैसे देखो यहां अमेरिकन प्रॉपर्टी दिख रहा है, ये आदमी है अनिल अंबानी, हालांकि अभी तक कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी समझ लीजिए। अब अनिल अंबानी ने मान लीजिए क्या किया, इन्होंने अपना प्रॉपर्टी खरीद के रखा है अमेरिका में, देख पा रहे हैं, और इन्होंने इनका प्रॉपर्टी इंडिया में भी होगा, तो दोनों जगह पे खरीद के रखा है। ये लोन डिफॉल्टर पाएगा एनपीए के तहत। तो एसबीआई ने कैन अटैच अमेरिकन प्रॉपर्टी, कैन अटैच इंडियन प्रॉपर्टी। इसमें दो चीज दिमाग में रखना, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है और इसमें है यहां पे टिक मारा हुआ है, और यहां पे देखोगे तो यहां पे कुछ सोच विचार वाला मामला लगाया गया है। और ये सोच विचार का मामला ये है क्योंकि थोड़े ही दिन पहले हाउ डू दिस अमेंड आईबीसी कोड, पास इनिकेटर मॉडल लॉ, ये सब कुछ थोड़े दिन पहले ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया कि अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो उधर उसका प्रॉपर्टी भी अटैच किया जा सकता है। और ये खूब हंगामा हुआ, फिर कुछ दिन बाद न्यूज में से हट गया। लेकिन याद रखिएगा क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का सिंपल मीनिंग है कि अगर कोई आदमी यहां से वहां भागा है तो उसका पैसा रिकवर करने के लिए जहां जहां भी जमीन हो किसी देश में भी वहां से रिकवर किया जा सकता है। क्या सुन पा रहे हो? तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी हैज टू फेसेस, फॉरेन क्रेडिटर शुड बी एबल टू रिकवर मनी लेंड टू इंडियन कॉर्पोरेट्स एंड वाइस वर्सा। अब अमेरिका के भी कोई आदमी भाग के इंडिया में आया होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। हालांकि कोई आदमी चोरी करके इंडिया में नहीं आता है जल्दी। मेन इंडिया का आदमी ना यहां पे चोरी करके भागता है और फिर वहां का चोरी करके फिर इंडिया भागता है। ये इंडिया का आदमी का है खासियत।
और कमाल की बात है इस प्रोसेस में वो खूब हीरो बन जाता है। यही होता है। तो यहां पे जो है दिमाग में रखिएगा कि इंसॉल्वेंसी जो क्रॉस बॉर्डर पे पॉसिबल है। लास्ट क्वेश्चन, ये भाई दिख रहा है आपको, कौन सी मूवी के हैं ये? गंगा जल के हैं, गंगा जल के। यहीं पे बैठ के तुमको घसीट देंगे, आप समझ पाए, लपेट देंगे। बहुत अच्छा एक सीन है, ये बहुत काफी पॉपुलर हो गया है, मंगनी राम नाम कुछ रहता है शायद इसका। तो लॉजिक है, ये बहुत अच्छा दिखाया है। गंगाजल भी मैंने मूवी देखने के लिए बोला था, तो कभी टाइम मिले तो गंगाजल जो है देख लीजिएगा। बेचारे इसको सुधारने के लिए आईपीएस में बड़ा अच्छा काम किया जाता है। और ये आदमी जो है उसके बाद अभी तो ये अभी घूस ले रहा है सबसे यार, आईपीएस जो है उसी को बोल रहा है का जेंटलमैन को क्या प्रॉब्लम है। और वो खुद आईपीएस जो भेस बदल के, मतलब उसका गाड़ी खराब हो गया रहता है, ऐसा कुछ सीन है उसमें, और गया रहता है। तो कहता है टैक्स क्यों ले रहे हैं, तो कह रहे ज्यादा जवान चलाता है तुम, यहीं पे पकड़ के रगड़ देंगे बस तुम्हारा जो है ऐसा जवान जवान। समझ में आ रहा है? तो बेचारे को उसके बाद इसका मामला जो है निपट जाता है और बाद में इसको हटा दिया जाता है। तो इतना ईमानदार आदमी बनता है कि मूवी का टर्निंग पॉइंट यही है। तो उस तरीके का कांड है। तो यहाँ पे जो बताया गया इसका मतलब है दरोगा का पावर मालूम है ना ये सबसे बेस्ट तरीका है फोटो लगाने का। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, देखो लिक्विडेशन का मतलब पता है ना, कर लेना, बात कर लेना। वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, बजट 2022, इसके अंदर सी पेस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, पेस पीएससी, इसका फुल फॉर्म जरूरी है, नीचे आएगा। उसके बाद है स्लो अनप्रिडिक्टेबल। उसके बाद ये जरा ध्यान देखना, ये लिक्विडेशन में एक है वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब क्या होता है? इच्छा से। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, जरा इसको देखना और यहां तक थोड़ा पढ़ना, तो पढ़ो, इसी बहाने कम से कम पढ़ तो लोगे। पूरा पढ़ना, जहां तक बोल रहा हूं वहां तक। मान लो आपने कोई कंपनी के लिए लोन लिया, ठीक है, एक लाइन में बता देता हूं, और कंपनी के लिए लोन लिया और फिर आप बोल रहे कि हम अपना कंपनी बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने इच्छा से बोला कि आप कंपनी अपना बंद करना चाहते हैं, तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब आपने लोन लिया तो आपने अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लिया होगा हम अपने बिजनेस करने के लिए। अब आप बिजनेस बोल रहे हैं हम बंद करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया? एनओसी। जैसे गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर कितने लोग के नाम पे होगा, या फिर हो भी सकता है आपके नाम पे, आपके पापा या मम्मी किसी के नाम पे तो होगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने इंडियन कंपनी का गैस लिया और इंडियन के लिए उस वहां पे आपका खाता खुला हुआ है। अब आप क्या किए, 5-6 को सिलेंडर ले लिए और आप उसको लौटाए नहीं, उसके बाद आपने फिर इंडियन यूज करना कम कर दिया, तो आपको लगेगा हो गया सिलेंडर हमारा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर अब आप कभी भी किसी दूसरे एरिया में जाते हैं और फिर चाहते हैं कि वापस से इंडियन का सिलेंडर आपको मिले, तो एक बार में डालेगा आपका आधार और पान कार्ड, और जैसे ही आधार और पान कार्ड डालेगा और लगेगा कि आप जो है इसके पहले जहां से लिए थे वहां पे आपने एनओसी कंप्लीट नहीं किया था, यानी कि आपने सिलेंडर उसको जमा नहीं किया। सिलेंडर जमा करते वो आपको एनओसी सर्टिफिकेट देता, और वो एनओसी सर्टिफिकेट से आप दुनिया के, मतलब इंडिया के किसी भी कोने में जाते और फिर से इंडियन आपका सप्लाई शुरू कर देता। लेकिन अगर आपने उसका सिलेंडर नहीं चुकाया है और आपको वहां से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो अब आप कहीं जाएंगे दिक्कत होगा। और ये काम इसलिए हो जाता है दिक्कत, क्योंकि मान लो आप यहाँ पे हो, यहाँ पे लिए हो, आप दिल्ली गए, जॉब लग गया, कुछ भी हो गया, आप वहां जॉब करने गए, आपको वहां पे कोई गैस कनेक्शन जल्दी नहीं मिलेगा। तो उसी को जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने बोर्ड डिपार्टमेंट से परमिशन लिया होगा, तो आप सर चाहे तो बिजनेस बंद कर सकते हैं और आपको एनओसी लेना पड़ेगा सब डिपार्टमेंट से, हर जगह से। समझ में आ रहा है? दूसरा है कि आपने इनवॉलेंट्री किया। इनवॉलेंट्री मतलब क्या? आप अपना बिजनेस जानबूझ के किए क्योंकि आप लोन ले लिए थे और आप पैसा जो है दबाने के चक्कर में है। तो सर आपके पास 2 नियम है, आईबीसी और सरफाईसी। अरे है ना, बैंक वाला वैसे चुकाएगा, बात खत्म। तो सर सिंपल याद रखिएगा, कोई कंपनी अगर बंद होती है तो 2 तरीके से हो सकती है। एक, वो अगर खुद बंद करना चाहे तो उसको एनओसी लेना पड़ेगा, और जब जानबूझ के पैसा छुपाना चाहे तो उसके लिए 2 एक्ट है। कौन कौन सा? सरफाईसी और कौन सा? आईबीसी। यानी कि जो आप, आईबीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ध्यान में रखिएगा, बाकी मर्जी आपकी है। अब उसके बाद बहुत सारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आ गया, इसलिए अब आया नेम कि भैया इसका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, उसी को दिया जाएगा फलना ठिकाना। लास्ट है पब्लिक टेम, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। इसका सिंपल मीनिंग है कि आप जो लोन लेते हैं कहीं और जगह होगा से, तो आपको किस बेसिस पे दिया जाता है? सिविल स्कोर पे। इसलिए आप किसी ऐप में अपना डिटेल डालेंगे, आधार पैन डालेगा, आपका क्रेडिट रिपोर्ट आ जाएगा, कितना लोन चल रहा है, कितना चुकाए हैं, कितना नहीं, उस बेसिस पे आपको मिलता है। तो बस ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। मैंने एक शब्द आपको पढ़ा दिया था, अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है।
उसके बाद देखिए 3 फेस, ये देखिए इंडिया के महान 3 फेस दिख रहा है आपको? तीनों का नाम किसको किसको पता है? हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। तो पहले तो सबको पता होगा, पहले तो बताने की जरूरत नहीं है ना। आजकल मतलब गाली दे लो, मतलब किसी को गाली देना बोलता है बीजा मल्लिया कहीं का, गाली दे दो उसको, समझ में आ रहा है? दूसरा कौन सा है? नीरव मोदी। और तीसरा यही है मेहुल चौकसी, समझ में आ रहा है? मेहुल चौकसी, इनका नाम रख देना चाहिए। मेहुल जो है मतलब जैसे भी, लेकिन ये तीनों आदमी आपको शकल से देखने को लगेगा तीनों आदमी एक ही जात के हैं। एक ही जात के मतलब समझ रहे हैं? हाँ उनका जाति जो है जो, तो क्या बोलते हैं, विदेश में हम, इधर क्या लिखा है, विदेश में नई कंपनी बनकर विदेशों को बैंकों को चूना लगाएंगे, तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे? आप समझ पा रहे? तो सर मैंने बोला जो लोग पैसा यहां से लेकर चले गए उन लोग के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। और मैंने आपको बात बता दिया हुआ है कि सर जानबूझकर अब इंडिया ने एक ऐसा फैसिलिटी लाया, इधर G20 का जो मीटिंग हुआ था ना, उस मीटिंग में एक बात कहा गया था कि बहुत सारे चोर भगोड़ों जो इधर उधर से अप एंड डाउन किए हैं उनके लिए एक क्रेडिट रिपोर्ट बनाया जाएगा, ताकि किसी भी वर्ल्ड के कोने में जैसे ही अपने डिटेल डालेंगे पता चल जाएगा कि किस देश का ये चोर है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा कि आपको अगर अब कोई आदमी एक जगह से जाए दूसरी जगह पे चूना लगाने तो पॉसिबल नहीं है, नहीं लगा सकता है। कि इंडिया में भी चूना लगा दिया, विदेश में गया विदेश को भी चूना लगा दिया। एक दूसरा शब्द है फ्यूजिटिव, दिख रहा है? और ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख सकते हो तो लिख लेना, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। ये नीरव मोदी का बहुत सारा फोटो है। तो सिर्फ एक नाम दे दिया गया कि उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, अगर नहीं आएगा तो उसका पूरा का पूरा भारत और विदेश का जितना संपत्ति है सब कुछ जो है कट जाएगा। इसमें कोई भी ऑर्डर, कोई भी कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता, और ना ही ये आदमी कभी भी जाकर कहीं और कर सकता है, यानी कि उसको किसी कोर्ट के परमिशन का, कोर्ट केस का जरूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक है उसका, ऑफेंडर बस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है वो, बाकी और किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। नेक्स्ट है DICGC एक्ट, दिख रहा है? अब DICGC में क्या है, बैंक तो घोटाले में बंद हो गया, कौन करेगा हमारा पैसा वापस? तो अभी 2 लोग ही लेके गए हैं, 3 लोग पैसा से चिल्ला रहे हैं। तो इनके लिए एक संस्था बनाया गया जिसका नाम है DICGC, दिख पा रहा है? DICGC का काम बता देते हैं, दिमाग में रख लेना। DICGC का काम सिंपल ये है कि अगर मान के चलो बैंक वाले, इधर ध्यान से देखना, मान लो आपने पैसा जमा किया, भाई बैंक को गारंटी चाहिए कि आपको लोन दे रहा है, ध्यान से समझना, तो उसके बदले आप उसको क्या दे रहे हैं? तो हम भी तो अपना पैसा बैंक वाले को दे रहे हैं ना भाई। तो इस बात का क्या गारंटी है कि हरामखोर तुम लेके भागोगे नहीं भागोगे? अरे हम भी तो कुछ मांगेंगे, क्योंकि हमारा इतना हार्ड अर्न मनी है, कुछ लोग उसमें जमा कर दिए और बैंक वाला भाग गया या बैंक वाला बंद हो गया, उसका कौन गारंटी लेगा कि वो पैसा देगा कौन? आप कल को गए वहां ऑफिस नहीं है, ATM गायब हो जाता है तो ऑफिस का नहीं गायब हो जाएगा? आप समझ पा रहे हैं? तो लॉजिक क्या है कि कोई वहां पे नहीं है, तो उसके लिए गारंटी लेता है DICGC और कहता है कि हर आदमी जिसने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया उसका गारंटी हम लेते हैं। यानी कि जब बैंक भागेगा या कुछ भी होगा तो वो जो है ये आदमी गारंटी लेगा और ये आदमी पैसा देगा उन सारे लोगों को जिनका खाता बैंक में था। लेकिन ये पूरा 100% का नहीं लेता है, इसलिए ठेठ भाषा में याद रखना, DICGC जो है RBI के द्वारा ही अर्न होता है, RBI के द्वारा ही चलता है। लेकिन DICGC ये नहीं कहता कि तुम्हारा पैसा इतना था तो हम जो है इतना चुका देंगे, 100% गारंटी नहीं लेता है, लेकिन फिर भी इतना गारंटी लेता है कि आपको पैसा मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। समझ में आ रहा है कुछ? तो सर DICGC का काम जो है बहुत अच्छा है, लेकिन बजट 2020 में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का अनाउंस हुआ। इंश्योरेंस कवरेज रेशियो जो अगर 5 लाख तक नुकसान भरपाई की राशि में बढ़ोतरी की गई, पहले कम था, अब DICGC को बोला गया कि भाई 5 लाख तक अगर किसी का आदमी का उसमें पैसा था तो मतलब इतना तक उसको दिया जा सकता है पैसा। तो DICGC में दिमाग में रखिएगा, सुधार के बाद पहले 1 लाख था कि इंश्योर्ड है डिपॉजिट, अब है 5 लाख तक। उसके बाद व्हेन विल डिपॉजिटर गेट बैक अबव अमाउंट, नो क्लियर टाइमलाइन यहाँ पे नहीं था, अब है कि जब RBI ने बोला कि अगर बैंक 90 डेज के अंदर कुछ भी होता है तो पैसा सबको दे देगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक DICGC का मेन काम है। अब उसने इंक्रीज कर दिया है प्रीमियम फी 12 से 15 पैसे, जो कि ओरिजिनल फी से ज्यादा है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिएगा DICGC काम क्या है। तो DICGC जो है
क्या ये आरबीआई के द्वारा चलता है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा? आरबीआई 100% आरबीआई इसको कंट्रोल करती है और ये डिपॉजिटर्स के पैसे का गारंटी लेता है कि भाग गया तो हम इसका पैसे का गारंटी लेते हैं। दूसरा, डीआईसीजीसी के अंदर और भी चीजों का बात चल रहा है कि ये जो वॉलेट में पैसा होता है उन सब का भी प्रोटेक्शन दे। अब इस पे क्या है क्या नहीं है, अभी तक फिलहाल याद रखिएगा कि सर सिर्फ और सिर्फ डीआईसीजीसी बैंक में डिपॉजिट पैसे का ही गारंटी लेता है, आपके वॉलेट में का गारंटी नहीं लेता है। क्लियर है? अब आइए नीचे, नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ डीआईसीजीसी। तो लिमिटेशन यही है कि सर 5 लाख तक है, किसी आदमी का 10 लाख रुपया जमा है तो फिर वो कहां जाएगा, क्या होगा, इस तरीके का लिमिटेशन है, ये आप देख लीजिएगा। बैड बैंक मैं पढ़ा चुका हूं, याद है बैड बैंक, एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल ये अपन पढ़ा चुके हैं। ये बैड बैंक आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप जान लीजिए, ये फोटो यहां देख लीजिए बैड बैंक, ठीक है। करण अर्जुन दिख रहा है? तो मैंने बोला था बैड बैंक कहने का मतलब वो अलग है, इसका पूरा मसला मैं समझा चुका हूं, ये मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो देख लेना पिछले वाला, इसने भी बोला कि हाँ ठीक ही है, नहीं समझाएगा तो अच्छा ही है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लास्ट का। बाकी इसके अलावा ये टॉपिक हम लोग इसमें खत्म कर चुके हैं, तो ये पीडीएफ हम लोग कल से नहीं करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पीडीएफ कवर करेंगे। क्लियर है? अब इसमें छोटे छोटे पोर्टल थे, याद करो मैंने बताया था आरबीआई ने दक्ष पे और ये सब सिस्टम, मैंने बोला था कि अलग अलग तरीके का ई कुबेर पोर्टल था, सबसे ज्यादा पॉपुलर ई कुबेर हुआ, तो ई कुबेर को आपको ध्यान रखना है। आज क्लास जो है इतना ही रखते हैं, आप इस पीडीएफ को प्लीज पढ़ लीजिएगा, आपसे निवेदन है। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ भेजा हूं, पीडीएफ ओपन करिए, क्वेश्चन बना के जाइए ताकि हमको समझ में आए कि बनाए हैं तो क्या दिमाग में चल रहा है नहीं चल रहा है। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं। अब हम लोग का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, बासेल नॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बासेल नॉर्म्स पढ़ा दूं थोड़ा, अभी रेडी हो? पढ़ा देते हैं बासेल, थोड़ा सा बासेल पढ़ा दें तो काम आसान हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग कल कर लेंगे। तो एक बार पीडीएफ ओपन करो, मैं बता देता हूं, बासेल वाला पढ़ लेंगे फिर कल कंटिन्यू करेंगे। बासेल मैंने आपको मैप में भी पढ़ाया था, याद है आप लोग को? बासेल नॉर्म्स मैंने वहां पे भी पढ़ाया था, बासेल नॉर्म्स की पॉइजनस और जितना भी सारा चीज है वहां पे बासेल में बहुत सारा, स्विट्जरलैंड के अंदर है ये, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड बासेल नॉर्म्स मैंने मैप में भी पढ़ाया हुआ ऑलरेडी आपको। चलो तो पेज नंबर कितना है? 169 पे हो सकता है, ठीक है, बासेल नॉर्म्स, ठीक है, उसमें 169 पे आना, ठीक है, 169, अरे 169 पे क्या आओगे, 167 पे आओ, 167 पे आ गए? जोश से थोड़ा बोल दो, इसको खत्म कर लेते हैं, एक दो फ्लैशलाइट जल जाए तो 167, 167 पे आओ, बासेल नॉर्म्स आ गए, पढ़ लो पूरा, पढ़ लो, उसके बाद हम एक बार बताएंगे, 5 मिनट और रुक जाओ और बासेल खत्म हो जाएगा, ताकि कल का पीडीएफ का इसका भी झंझट खत्म ही हो जाए। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 167 पे देखो बासेल 3 नॉर्म्स करके लिखा होगा, किसको तो मिल गया, हाथ खड़े करो, ठीक है, उसको पढ़ो जरा। स्विट्जरलैंड में ना बहुत चीजों का हेडक्वार्टर है सर, स्विट्जरलैंड में बहुत चीजों का हेडक्वार्टर है, और स्विट्जरलैंड आपको पता ही है अफ्रीका में है, चलो ठीक है, यूरोप में पता है तब ठीक है। अब बासेल नॉर्म्स में क्या क्या चीजें कही गई हैं वहां जरा जल्दी से प्लीज पढ़ो, उसके बाद हम एक बार ठेठ भाषा में बताएंगे, समझ में आ जाएगा। पढ़ो उसको ध्यान से। पढ़े, कुछ समझ आया? समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है।
चलो इसको कल ही करते हैं, ठीक है। पढ़िए, कल के नाम पे खुश हो जाता है ऐसा। बासेल नॉर्म्स पे क्वेश्चन आता है। देखो बासेल नॉर्म्स सिंपल ये कहता है कि बैंक वाला अपना रिस्क कैलकुलेट करके पहली बात दे किसी को लोन, ऐसा ही किसी को नहीं दे। क्योंकि बहुत बार बैंक मैनेजर ही भैया, वो लोग बैंक मैनेजर और बैंक का सीईओ वो मिला हुआ है और उसने इस तरीके से घोटा। जैसे बैंक में कभी कभी देखते हैं, बोल देता है कि गाड़ी चोरी हो गया या बैंक कैश वैन जा रहा था और कैश वैन जा रहा था, किसी ने लूटपाट किया। रहे इसमें बहुत बैंक के लोग ही मिले हुए होते हैं। तो लॉजिक क्या है समझना ध्यान से, कि बासेल नॉर्म्स में बोला गया है कि तुम जो है रिस्क देख कर दो ना लोन किसी को, हम किसी और को कंट्रोल करें। उससे बेहतर है कि तुम पहले जो दे रहे हो उससे पहले अपना देख लो सारा हिसाब किताब, क्या सही है क्या गलत है क्या नहीं है। अरे हाँ है ना। तो ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ, अगर बैड लोन बहुत बढ़ गया तो क्या बैंक वाला रिस्क वाला जो उसका फैक्टर है वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? मतलब बैड लोन से डर गया तो रिस्क, अब क्या है रिस्क बढ़ गया, मतलब वो जल्दी अब किसी को देना चाहेगा क्या? नहीं देना चाहेगा, वो डर के देना चाहेगा। तो क्वेश्चन पूछता है रिस्क फैक्टर जो है तब बढ़ेगा जब बैड लोन बढ़ेगा। यानी कि बहुत लोगों ने पैसा लिया लेकिन चुकाया ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? तो दिमाग में रखिएगा बासेल नॉर्म्स के अलग अलग नियम है, जिसमें बैंक वालों को भी टाइट किया गया और बैंक वालों को बोला गया इतना प्रतिशत ही रखो। ये जरूरी नहीं है कि एलसीआर क्या है, एसएफआर क्या है, ये सब जरूरी नहीं है आपके लिए। जितना जरूरी था सीआरआर वो सब बता चुका हूं आपको, अब इधर जरूरी नहीं है। लेकिन आपको बासेल नॉर्म्स पता होना चाहिए कि दोनों के लिए बनाया गया और बैंक को स्पेशली टाइट किया गया कि तुम जो लोन दे रहे हो वो लोन अगर तुमने जानते बुझते दिया है किसी को या तुम पकड़े गए किसी चीज में, तो तुमको फिर या तो पूरे का पूरा बैंक को खत्म कर दिया जाएगा या फिर उसको मर्ज कर दिया जाएगा दूसरे में, तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा देंगे। आरबीआई सिंपल कहता है, बात खत्म। तो बासेल नॉर्म्स का ये एक सबसे बड़ा खासियत है कि चीजों को बहुत टाइट करके रखता है, ठीक है। दूसरा एक और बासेल के आगे नीचे दूसरा वाला दिखेगा, बासेल 3 नॉर्म्स कैपिटल टीयर्स, दिख रहा है क्या? पेज नंबर 168 होगा आई थिंक, 168 ही है ना। आ जाओ 168 पे। वहां पे आपको दिखेगा कि सर कोई भी आदमी जो है, वहां पे आपको नॉर्मल बॉन्ड दिखेगा और एक 81 बॉन्ड दिखेगा, दिख पा रहा है? 81 मतलब एडिशनल टीयर 1, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस समझ लो। नॉर्मल बॉन्ड में प्रिंसिपल जो है रिटर्न किया जाता है, इंटरेस्ट भी रिटर्न किया जाता है, लेकिन 81 बॉन्ड में प्रिंसिपल रिटर्न नहीं किया जाता, बल्कि उसमें इनफाइनाइट ईयर्स तक आपको इंटरेस्ट रिफंड करना पड़ता है। 81 बॉन्ड किया जाता है कब? जब हमारी बैंक में बहुत बड़ा कांड हुआ, इसलिए नुकसान की भरपाई के लिए तुम्हारा 81 बॉन्ड्स को हम बर्खास्त करते हैं, ना तुम्हें ब्याज देंगे और मूलधन तो वैसे भी नहीं देते। बोथ आरबीआई एंड बासेल नॉर्म्स परमिट दिस। तो लॉजिक क्या है? 81 बॉन्ड में क्या आपको मूलधन मिलता है क्या? नहीं, और ऊपर से अगर बैंक चाहे तो ब्याज भी नहीं देगा। तो 81 बॉन्ड और आपको नॉर्मल बॉन्ड में फर्क यह है कि नॉर्मल बॉन्ड अगर आपने रखा है तो उसमें आपको ब्याज और मूलधन दोनों मिलेगा, लेकिन 81 बॉन्ड में दोनों नहीं मिलेगा। मतलब बैंक चाहे तो, लेकिन एक चीज तो नहीं मिलेगा तय है, वो है प्रिंसिपल, मूलधन आपको कभी नहीं मिलेगा। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन जरा देखना नीचे वो क्या बोल रहा है, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ऐसे प्रावधान होते हैं। समझ में आ रहा है? इनको पता नहीं था। हाँ एग्जैक्टली। तो इसमें क्या मेन काम क्या है? मेन काम यह है कि सर दे हैव टू, जो 81 है उसमें मैच्योरिटी डेट, बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट फॉर इनफाइनाइट टाइम, प्रिंसिपल नहीं रिटर्न करता, हाउएवर बैंक में बाय बैक देम आफ्टर सर्टेन ईयर्स। व्हेन बैंक मेक ह्यूज लॉस, तब वो लायबिलिटी में भी रिटेन हो सकता है या कन्वर्ट कर सकता है शेयर को। कहने का मतलब क्या है? क्या नॉर्मल बॉन्ड और 81 बॉन्ड दोनों सेम है या डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल बॉन्ड मान लो आपने किसी चीज का खरीदा, रिलायंस का खरीदा, तो रिलायंस वाला आपको प्रिंसिपल तो देगा, ये ब्याज भी देगा। जैसे आप कोई शेयर मार्केट में कुछ खरीद के रखा होगा बॉन्ड, तो उसका ब्याज अगर 73 रुपया हुआ या 65 रुपया हुआ, जब प्रॉफिट कमा रहा है कम, उसका आपके अकाउंट में मिलता जाएगा। लेकिन 81 बॉन्ड में ये है कि आपने कुछ भी अगर गलत वो किया तो आपको प्रिंसिपल तो नहीं मिलता है, आपको ब्याज पूरा जीवन भर मिलता रहेगा, लेकिन आपने फिर जानकर कुछ डिफॉल्ट किया तो ब्याज भी बंद हो जाएगा। तो 81 बॉन्ड ज्यादा रिस्ट्रिक्ट है या फिर नॉर्मल बॉन्ड ज्यादा रिस्ट्रिक्ट है? 81 बॉन्ड। ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन एक है 2016 का, जरा देखिए। तो क्वेश्चन पूछा है बासेल 3 नॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? जल्दी बनाइए इसको।
और यही क्वेश्चन आईईएस में भी पूछा था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में भी। आसानी से बन जाना चाहिए, इसमें भी दम नहीं है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, आप बता दिया तो और दम नहीं है इसमें। और कमाल की बात है कि इसमें ऑप्शन 2 सही है कि 3 सही, ये भी नहीं पूछा है। आया कुछ समझ में? तो पहला किसका किसका बन गया? तो जो पहला क्वेश्चन उसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। है ना? सिंपल पूछा है कि बासेल नॉर्म्स पूछा है, और ये 2016 में बासेल नॉर्म्स पूछा, और नीचे है बासेल कन्वेंशन, वो इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा। और इन दोनों में फर्क क्या है? बासेल कन्वेंशन जो है वो बहुत सारी चीजों के लिए, पॉल्यूशन से बचने के लिए, जितना भी पॉइजनस या हैजार्डस जो वेस्ट होता है उसको डंप करने के लिए फेमस है, पॉइजनस चीजों को। तो जब वहां बासेल कन्वेंशन बोला तो उसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं बासेल नॉर्म्स का, तो सर बासेल 3 नॉर्म्स बैंकिंग सेक्टर के लिए सिर्फ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कुछ देर पहले बोला कि बासेल जो है 2 चीजों के लिए फेमस है, एक पॉइजनस गैस को, वेस्टेज को कंट्रोल, इन सब चीजों को करने के लिए, और दूसरा बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेशंस के लिए। तो मेरा बताने का यह मुख्य उद्देश्य ये था कि भैया देख लेना, इकोनॉमिक्स में बासेल नॉर्म्स ही बोलेगा, इकोनॉमिक्स में बासेल कन्वेंशन नहीं देगा, लेकिन आंसर के ऑप्शन में वो भी देगा जो कन्वेंशन का आंसर है, और वही दिया भी है उसमें। तो इसीलिए भैया आप अपने कॉपी में कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि बासेल कन्वेंशन और बासेल कन्वेंशन के अलावा बासेल जो आपका क्या है, नॉर्म्स, दोनों डिफरेंस है। किसको उसको समझ आई से हाथ खड़े करो, ये दिमाग में रखिएगा, छोटी छोटी चीजें मार खा जाती हैं। लास्ट है आज का, उसके बाद हम लोग कल कवर करेंगे। डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, जरा दिख रहा है आपको पेज नंबर 169, वहां पे दिखेगा आपको, अपन ही भगवान है, दिख रहा है। और बगल में क्या बोला, लगता है तुझे DSIB में रख के तेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी बैंक को इतना ज्यादा पैसा आ जाता है कि बैंक वाला अपने हिसाब से काम करने लगता है। भाई बहुत बैंक होता है, तेज बनने लगता है, तो RBI बैंकों का बाप ही है, तो बोलता है अच्छा है एक काम करो, अब से तुम जो CR रखते तो कितना प्रतिशत रखते थे, तो कह रहे 4%, तो कह रहे बहुत तेज है, तो अब सीधा का सीधा 20% तुम CR रखो। तो बैंक वाला जब अवकाश से बाहर जाने लगता है तो RBI इसको, जैसे आप अवकाश से बाहर जाएंगे तो गार्जियन भी कंट्रोल में लाने का अलग अलग श्रीलेदर, बाटा, बोल के ये सब के इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है कि ऑफर चल रहा है, बताओ कितना लोगे तुम, तो इस तरीके की चीज हो रहा होता है। तो RBI भी कुछ वैसा ही करता है, कुछ बुझा रहा है, इसको बोलते हैं DSIB, याद रखना, ये पूछता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद बासेल नॉर्म्स को थोड़ा सा कोरोना समय में बंद किया गया, और ये बंद भी किया गया तो अच्छा बात है। क्यों बंद किया गया कोरोना समय में? क्योंकि इसलिए बंद किया गया बासेल नॉर्म्स को कि भैया बैंक वालों को थोड़ा छूट ज्यादा दिया जाए ताकि इकोनॉमी को बूस्टअप किया जाए उसके बाद, और इस तरीके से। तो वो तो बेसिक सा चीज है, वो आपको आता ही होना चाहिए। अच्छा, ऑडिटिंग मतलब क्या होता है पता है आपको? ऑडिटिंग मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग मतलब सिंपल होता है कि जब आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं, ऑडिट करना क्या होता है, आप उस कंपनी में जाकर देखते हैं कितना पैसा आया, कितना कहाँ खर्चा हुआ, सही है कि अकाउंटेंट ने गलत किया, पैसा लेके इधर उधर किया, इसको बोलते हैं ऑडिटिंग। ज्यादातर हर कंपनी CA से ऑडिटिंग करवाती है, हर साल कंपनी का जो मेन मालिक है वो ऑडिटिंग करवाता है, ताकि पता तो लग जाए कि पैसा इधर उधर जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। तो ऑडिटिंग सिस्टम जो है गवर्नमेंट भी अपने एजेंसी का करवाती रहती है, नियम है, होना ही चाहिए, हर चीज का ऑडिटिंग तो होना ही चाहिए, साल में, महीने में, जो भी। तो सर उसमें एक नाम दिया गया है, ध्यान से देख लो, याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इंड एस अकाउंटिंग नॉर्म जो है उसको टाल दिया था, और इसलिए आपको याद रखिएगा ऑडिटिंग सिस्टम, ऑडिट नॉर्म्स में कुछ चीजें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत चलता है। ये सेल्फ पढ़ने वाला है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है PSB, दिख रहा है क्या? राज के लिए PSB अंतिम है। तो PSB का सिंपल सा सिस्टम है, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक चीज स्टार्ट किया था, इंद्रधनुष प्लान फॉर फेज रिकैपिटलाइजेशन ऑफ PSB विथ 70,000 करोड़। इंद्रधनुष याद आ रहा है? तो इंद्रधनुष प्लान का वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों में पूंजी दे रहा था बासेल मानदंड के अनुपालन के लिए। और उसके बाद ये आपको याद रहे तो ठीक है, ये ज्यादा जरूरी ऐसे भी नहीं है। एक क्वेश्चन है 2018 का, इसको बनाने का कोशिश करिए, PSB का ही बात कर रहा है।
चलिए मैं बता देता हूं, लास्ट 5 पेज और है, इसको खत्म ही कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद तो क्वेश्चन बना लेना। नेक्स्ट आओ, बैंकिंग सेक्टर, ज्ञान संगम दिख रहा है क्या? किसको तो दिखा ज्ञान संगम? पेज नंबर 170 पे होगा आई थिंक, 71 पे ना, 71। तो ज्ञान संगम आपको दिख रहा होगा, ये भूलिएगा मत, नहीं तो बहुत आपको नुकसान होगा, ठीक है। और ज्ञान संगम के नीचे आपको मिलेगा यूपीएससी की तरह हम लेंगे नौकरी का इंटरव्यू, दिख रहा है आपको? बैंक बोर्ड ब्यूरो 3B 2016 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आपको खाली पढ़ लेना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछा था, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाई, किसके द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं? तो ये BBB के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो। समझ में आ रहा है? और एक क्वेश्चन 2018 का है, तो आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते। 2018 19 का, तो आप इसको नहीं कर सकते, यानी कि ये एक पहला बात याद रखना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक बॉडी है, और उसके बाद ये भी वैधानिक भी नहीं है, तो ना तो संवैधानिक है ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा, क्योंकि पूछता है। और ये लोग बीबी के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बैंक बोर्ड ब्यूरो, प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है ये, 22। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी, सही की गलत? गलत। बीबीबी रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, सही है। बीबीबी हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजी एंड कैपिटल रेजिंग प्लान, सही हो सकता है, हाँ या ना? तो सर 2 और 3 जो आंसर है वो आपका सही है। अब अगर क्वेश्चन 2022 प्रीलिम्स का है, जस्ट 1 साल पहले का, तो दिमाग में आपको रख लेना है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। बाकी इसके आगे का नीचे का देखो, इधर मैंने पढ़ा दिया था आपको, नीचे का एक आपको मिलेगा ईज, ईज का स्पेलिंग लिख लेना, फुल फॉर्म, इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस एजेंडा 2018, वेरी इंपॉर्टेंट। ईज का फुल फॉर्म लिख लेना है आपको, धोखाधड़ी के लिए और भी चीजों के लिए बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, ये याद रख लीजिएगा। और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि 2022-23 में ईज 5.0 लॉन्च हुआ, जिसमें एक एजेंडा आया गया कि डिजिटल कस्टमर के एक्सपीरियंस को और छोटे छोटे बिजनेस को सपोर्ट किया जाएगा। इसीलिए ईज याद रखिएगा, ईज बिजनेस को आसान करना है, डिजिटल चीजों को आसान करना है, तो कृपया कर दिमाग में रखेंगे, पढ़ लीजिएगा जरूर इसको। बाकी उसके नीचे छोटा सा है, एक है बीपी कनुंगो कमिटी, किसी को दिखा क्या? 173 बीपी कनुंगो कमिटी, जोर से बोलो, दिखा? नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, दिख गया तो बहुत बढ़िया। तो ये भी जो कमिटी है, इसने कुछ बताया कि किस तरीके से LIC पॉलिसी या अलग अलग चीजों को कंट्रोल गवर्नमेंट करे, ताकि उसको जो है फायदा भी हो और सेल भी हो, इसलिए कुछ ऑफर ऑफर का बात किया जाता है। नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड के बारे में बोला जाता है, क्रेडिट कार्ड फ्री है या फिर उसका लाइफ टाइम चार्ज नहीं है, ऐसा कुछ करके, तो अपने हिसाब से किया जाता है। तो सिंपल दिमाग में रखिएगा कि जब भी कहीं पे कनुंगो कमेटी बोले तो कनुंगो कमेटी में याद रखिएगा कि बैंक अपने प्रचार के लिए उस कमेटी ने कुछ ना कुछ फ्री का ऑफर दिया था, और बाद में हालांकि वो फ्री होता नहीं है, कुछ साल बाद चार्ज हो जाता है, जैसे जियो वाला किया था। नेक्स्ट लास्ट है शैडो बैंकिंग एंड ILFS, फुल फॉर्म ILFS का याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ILFS कुछ नहीं है बल्कि एक तरीके का कंपनी है जो कि हाउसिंग और अलग अलग चीजों से रिलेटेड है, सुन पा रहे ध्यान से, और स्ट्रक्चर के लिए भी काम करती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये सब पढ़ने वाला है, इसमें पढ़ाने वाला कम है, ये फिएट मनी नहीं है कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस याद रखिएगा शैडो बैंकिंग का मतलब क्या होता है? शैडो बैंकिंग का मतलब होता है कि सर ऐसा बैंक जो बैंक के अंडर ही काम कर रहा हो, लेकिन बैंक जैसी उसकी फैसिलिटी या उसके पास फीचर नहीं हो। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने बोला था कि मुथूट फाइनेंस लेवल, व्हाइट लेवल ATM पढ़ाया था आपको, व्हाइट लेवल ATM, ब्राउन लेवल ATM, ये सब पढ़ाया हुआ है आपको फर्स्ट थीम में ही। तो उसी तरीके से शैडो बैंकिंग होता है, जिसके तहत सिंपल बोला जाता है कि बैंकिंग नियमों के दायरे से बाहर काम करती हैं, उनसे जुड़ा हुआ जरूर रहता है, लेकिन उनसे अलग तरीके से काम किया जाता है। तो याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आज का अंतिम टॉपिक, और वो है नेगेटिव न्यूज, PNB, LOU, स्विफ्ट एंड नीरव मोदी। स्विफ्ट भी मैं आपको पढ़ाया हुआ हूं, याद है, मैसेजिंग सिस्टम जो स्विफ्ट का होता है। तो ये सब इनके बारे में कुछ नेगेटिव अफवाहें चलते फिरते रहती हैं, ये आपके पढ़ने का चीज है। देखो यार, मैं इसमें क्या ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, जितना पढ़ाना था वो पढ़ा चुका हूं, ये आपका पढ़ने का काम है, ये छोड़ दो तब भी आपको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा हूं तो उसको फायदा उठा लीजिए, क्या है क्या नहीं है। बाकी अब उसके बाद हम लोग इस थीम को खत्म करते हैं यहीं पे,
इसमें एक चीज आपको और बताना समझाना है, और वो बताना समझाने के लिए पेज नंबर आइए सीधा का सीधा 176 पे, जल्दी से आइए। आ गए? तो आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भी बढ़िया। उसमें आपको मिलेगा आरबीआई इनकम का सोर्स इंक्लूड होता है, और एक लिखा है फ्रॉम इट्स इनकम आरबीआई एलोकेट्स फंड टू। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है तो मैं बता देता हूं इसको बस। जैसे शुरुआत में देखो आरबीआई के इनकम सोर्स क्या क्या हो सकता है, तो एक तो जो जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो ब्याज कमाएगा वो हो सकता है। दूसरा फॉरेन या गवर्नमेंट बॉन्ड पे भी जो कमाए वो हो सकता है। तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अदर बैंक और एनबीएफसी को जो देगा उस पे कमाएगा। चौथा वैल्यूएशन ऑफ करेंसी या गोल्ड जो आरबीआई रिजर्व का है उस पे कमाएगा वो। तो उसी ढंग से इनकम में से अब आरबीआई किसको इसको फंड दे सकता है, तो पहला स्टाफ रिटायरमेंट फंड, प्रोविजन फॉर बैड लोन, इन सबको भी तो चुकता करने के लिए आरबीआई देखेगा। दूसरा वो रिजर्व रखता है, क्यों? इमरजेंसी के लिए तो रखना ही पड़ेगा। तीसरा रिजर्व फॉर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, कि सर मान लो कुछ इधर उधर हुआ तो आरबीआई चाहे तो उसमें सोना खरीद बेच करती है, उसके लिए रखती है। तो सर ये बहुत बेसिक चीज है, आप पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आपसे लास्ट एक और निवेदन है, और वो निवेदन है उर्जित पटेल का दिखना इस्तीफा। दिख रहा है क्या? इसको बहुत ज्यादा तूल मत दीजिएगा। सिंपल बासिल 3 नॉर्म्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो भी बोले वो बस पढ़ के समझ लीजिएगा। 2021 प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, लास्ट पेज पे दिख रहा है, द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गलत की सही? क्या आरबीआई का गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा? मैंने आरबीआई के गवर्नर के बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ाया था, 4 मेंबर या 3 डिप्टी गवर्नर, एक आरबीआई का गवर्नर बताया था। आपको बन जाना चाहिए, नहीं बन रहा है तो गलती आपकी है, आप जाने। तो यहाँ पे पढ़ाया जा चुका है, बाकी रिवीजन करिएगा तो बनेगा, मैं उसका कुछ बताने उतारने वाला नहीं हूं। तो अगर आपको उसका आंसर चाहिए तो पीछे जाकर रिवीजन करिए और आंसर देखिए, बात खत्म, सिंपल। और उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, उसमें ये भी बताया था कि गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी आदमी उसको ये नहीं बोल सकता है कि तुम ये करो, उसके लिए उसको रिटेन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अरे बताया था ना? तो सर आरबीआई के बारे में बता चुका हूं, आपको जाकर देख लेना है, काम खत्म। तो हमारा थीम ऑफिशियली यहां तक ये होता है खत्म। हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो बहुत ब्लैक मनी बजट वाला रिलेटेड होगा, जो आपके लिए जरूरी है, और उसी समय में बजट का जो कराऊंगा वो पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स में काम हो जाएगा। क्लियर है? और बाकी जो 6 नंबर का थीम दिया हूं वो पूरी जिम्मेदारी आपकी है। 6 थीम आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेंगे ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है। तो कल मिलेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, और कल का क्लास में कल का थीम सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूं उसी रिदम से मैं पढ़ाते जाऊंगा, अपनी जिम्मेदारी चलती रहेगी, आप आराम से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।